guys, this is Zoologist AK and I'm here with another topic that is alternative splicing. So in this video, as I'm talking about alternative splicing, I'm going to discuss all these points. तो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग को समझने से पहले हमें समझना होगा वेरिएंट्स ऑफ स्प्लाइसिंग। वेरिएंट्स ऑफ स्प्लाइसिंग का मतलब यहाँ पे है कि जो स्प्लाइसिंग होती है वो वेरी करती है, डिफरेंट टाइप से होती है। जैसे सिस एक्टिंग होती है और भाई ट्रांस एक्टिंग होती है, ट्रांस होती है। हमें पता है कि जब सिस एक्टिंग होती है तो एक ही जो मोलिक्यूल होता है, एक ही जो चेन होती है, उसी पे स्प्लाइसिंग हो रही है। पर जब ट्रांस होती है तो दो जो mRNA चेन है वो इंटरेक्ट करेंगे और जब जाके स्प्लाइसिंग होगी और जब जाके दो एक्सोन डिफरेंट चेन से जुड़ के एक मैच्योर mRNA देंगे। पर इसमें क्या होता है, एक ही mRNA जो नेसेंट और जो प्री mRNA फॉर्म होती है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, उसी में स्प्लाइसिंग होती है और वो डिफरेंट टाइप्स के मैच्योर mRNA देती है और प्रोडक्ट देती है। तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग स्प्लाइसिंग पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि क्या होती है स्प्लाइसिंग, डिफरेंट टाइप्स की किसी स्प्लाइसिंग क्या होती है, ट्रांस स्प्लाइसिंग क्या होती है। सो this is just about introduction to alternative splicing. Then in case of alternative splicing, I will discuss all these points, different mechanism that exist to ensure mutually exclusive splicing. means क्या क्या mechanism है जो ये इंश्योर करते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव स्प्लाइसिंग होती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्प्लाइसिंग का मतलब ये होता है कि एक एक्सोन जब कट डाउन हो रहा है या स्प्लाइस आउट हो रहा है तो दूसरा नहीं होगा। मीन्स कि जैसे कोई एनहेंसर बाउंड हो रहा है या भाई कोई प्रोटीन बाइंड हो रहा है, जैसे हमने पढ़ा कि डिफरेंट एलिमेंट एक्ट करते हैं स्प्लाइसोसोम मशीनरी में, तो वो एक स्प्लाइसोसोम पे बाउंड हो रहे हैं तो एक टाइम पे एक ही एक्साइज होगा और दूसरा नहीं होगा। तो मतलब दो जो इवेंट हैं वो एक साथ नहीं हो सकते। फिर है ड्रोसोफिला डेस्केम, एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्प्लाइसिंग का कि कैसे होती है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्प्लाइसिंग। थर्ड पॉइंट से डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलेटर का रोल पढ़ेंगे हम कि स्प्लाइसिंग में डिफरेंट एक्टिवेटर्स और रिप्रेसर्स कैसे एक्टिवेट करते हैं स्प्लाइसोसोम मशीनरी को। फिर हम पढ़ेंगे कैसे रेगुलेशन जो है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की वो डिटरमाइन करती है सेक्स, किसमें, फ्लाइज में, जैसे ड्रोसोफिला एट्सेट्रा। और ये कैसे जो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग है वो जो ये स्विच है, स्विच का मतलब क्या है कि हमें पता है कि अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के थ्रू एक mRNA चेन डिफरेंट प्रोडक्ट देती है। मीन्स वो जो एक्सोन की बाइंडिंग है वो डिफरेंट वे में हो जाती है, जिसकी वजह से मान लो यहाँ पे फर्स्ट एक्सोन है, 2 है, 3 है एंड 4 है, तो ये ऐसे बाउंड हो सकते हैं कि मतलब जो मैच्योर mRNA जो फॉर्म होता है स्प्लाइसिंग के बाद, तो वो ऐसे बाउंड हो सकते हैं कि 1, 3 एंड 4 बाउंड होंगे। एक में हो गया 1, 2 एंड 4। तो डिफरेंट mRNA जो मैच्योर mRNA आता है वो प्रोडक्ट डिफरेंट आता है। मीन्स तो फिर वो डिफरेंट प्रोटीन भी सिंथेसाइज करेंगे। तो वो कैसे डिटरमाइन करता है ये अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का जो स्विच होता है, मतलब जो एक्सोन की स्प्लाइसिंग हो रही है और उनको एक्साइज किया जा रहा है, वो जो स्विचिंग हो रही है उनकी एक्सीजन की, वो कैसे लाई करती है एट द हार्ट ऑफ प्लूरिपोटेंसी। मीन्स वो प्लूरिपोटेंसी को कैसे जनरेट करती है। जैसे हाँ, प्लूरिपोटेंसी क्या होती है, एक अनडिफ्रेंशिएटेड सेल जब बहुत मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जाती है तो उसकी कैपेबिलिटी होती है डिफरेंट टाइप्स की सेल में डिवाइड करने की, और डिफ्रेंशिएट होकर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल को फॉर्म करती है वो। तो वो कैसे होगा, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के थ्रू होगा। जब तक mRNA में डिफरेंट एक्सोन नहीं ज्वाइन होके एक मैच्योर mRNA नहीं देंगे तो वो डिफरेंट प्रोटीन भी नहीं दे पाएंगे, डिफरेंट प्रोटीन को कोड नहीं करेंगे तो डिफरेंट मैकेनिज्म भी ओके नहीं होंगे। तो ये हम स्टडी करेंगे कि अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग प्लूरिपोटेंसी में कैसे रोल प्ले करती है। So before understanding about alternative splicing, let us talk about variants of splicing. Variants of splicing जैसे कि मैंने बात की 2 टाइप्स के होते हैं, और जो स्प्लाइसिंग मशीनरी के स्प्लाइसिंग रिएक्शन के, एक होता है ट्रांस स्प्लाइसिंग, एक होता है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। तो ट्रांस स्प्लाइसिंग में क्या होता है, 2 एक्सोन होते हैं, जैसे कि पिक्चर में शो किया गया है। 2 एक्सोन्स हैं जो डिफरेंट कैरी किए गए हैं डिफरेंट RNA मोलिक्यूल पे, वो एक साथ स्प्लाइस्ड आउट होंगे एक प्रोसेस के थ्रू जिसको हम ट्रांसप्लाइसिंग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है RNA 1 और RNA 2 जो है उसमें
इसमें एक्सोन 1 है और इसमें एक्सोन 2 है, और ये दोनों एक साथ स्प्लाइस आउट हो रहे हैं और एक लैरिएट फॉर्म कर रहे हैं जो कि वाई स्ट्रक्चर का है। यहाँ पे जो ब्रांच पॉइंट है वो वाई स्ट्रक्चर का हो रहा है, और फिर वो जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल है कि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि वो RNA 1 से है या RNA 2 से है, और उसमें एक्सोन दोनों RNA मोलिक्यूल से कंसिस्ट किए गए हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये ट्रांसप्लाइसिंग है, और ट्रांसप्लाइसिंग में और सिस स्प्लाइसिंग में क्या डिफरेंस होता है कि जो ट्रांसप्लाइसिंग होती है उसमें U2 जो होता है, U2 क्या है हमारा, SNRNP, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। तो ये जो है ये इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि इसकी जरूरत नहीं होती ट्रांसप्लाइसिंग में। बाकी जो मैकेनिज्म होता है ट्रांसप्लाइसिंग का वो सेम होता है, न्यूक्लियर प्री mRNA की तरह ही होती है। जैसे उसमें होता है हमारा क्या होता है, उसमें U1 वहाँ के बाइंड होता है, फिर BBP बाउंड होता है, और उसके साथ हमारा क्या बाइंड होता है, U2AF, और फिर BBP हट जाता है, फिर U2 आके बाइंड हो जाता है, फिर हमारा ट्राई SNRPs बाउंड हो जाते हैं, U4 U5 एंड U6, फिर उसके बाद U4 हटता है, फिर जो U6 है वो U2 के साथ RNA इंटरेक्शन के थ्रू बाइंड करता है। तो सेम मैकेनिज्म होता है जैसे हमारा न्यूक्लियर mRNA के स्प्लाइसोसोम मशीनरी में होता है, सेम इसमें होता है। बस डिफरेंस क्या है, U2 का डिफरेंस है और है लेरिएट स्ट्रक्चर का डिफरेंस। यहाँ पे वाई शेप स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, और तीसरा डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस है कि यहाँ पे 2 RNA चेन इन्वॉल्व हो रही है, ना कि सिंगल RNA चेन। ये डिफरेंस है ट्रांसप्लाइसिंग में। और जो हमारी प्री mRNA में होती है वो क्या होती है, हमारी सिस स्प्लाइसिंग होती है। एग्जाम्पल क्या है हमारे ट्रांसप्लाइसिंग के, जो mRNA प्रेजेंट होते हैं ट्राइपेनोसोम्स में, वहाँ पे मोस्टली ट्रांसप्लाइसिंग होती है, और C एलिगेंस होते हैं उसके mRNA में ट्रांसप्लाइसिंग भी होती है और सिस स्प्लाइसिंग भी होती है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसप्लाइसिंग। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। जो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है ना, इसको माइनर स्प्लाइसिंग भी बोला जाता है, माइनर स्प्लाइसिंग। और जो हमारी प्री mRNA में अब तक हमने जो स्टडी की है प्री mRNA में, वो हमारी मेजर स्प्लाइसिंग होती है, या फिर इंट्रोन सेल्फ स्प्लाइसिंग, इंट्रोन फर्स्ट है जो, सॉरी सेकंड है जो, उसमें भी क्या होती है हमारी मेजर स्प्लाइसिंग होती है। तो मेनली जो प्री mRNA में स्प्लाइसिंग होती है, न्यूक्लियर mRNA में जो स्प्लाइसिंग होती है वो क्या होती है, मेजर स्प्लाइसिंग होती है। दूसरी होती है हमारी अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। तो जो ये अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग और जो माइनर स्प्लाइसिंग है ये रिकॉग्नाइज करती है रियरली अकरिंग इंट्रोन्स को, जो क्या होते हैं, जिनमें कंसेंसस सीक्वेंस होता है, उन उन एंट्रोन से डिफरेंट कंसेंसस सीक्वेंस होता है जो रिकॉग्नाइज करे जाते हैं प्री mRNA में। मीन्स जो प्री mRNA में इंट्रोन्स होते हैं उनका कंसेंसस सीक्वेंस डिफरेंट होता है, और जो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में इंट्रोन्स जो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं उनका कंसेंसस सीक्वेंस डिफरेंट होता है। और जो कंसेंसस सीक्वेंस रिकॉग्नाइज किए जाते हैं माइनर स्प्लाइसिंग और अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के थ्रू, वो रेयरली ऑक्योरिंग इंट्रोन्स होते हैं। मीन्स ये अबाउट 800 ह्यूमन जीन्स में अप्रोक्सीमेटली पाए जाते हैं, और ये क्या होते हैं, माइनर इंट्रोन कंसिस्ट करते हैं। अगर माइनर इंट्रोन्स में म्यूटेशन हो जाती है SNRNPs में, तो ये क्या करते हैं, कुछ रेयर ह्यूमन जेनेटिक डिजीज करते हैं। तो ये क्या है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग किसको रिकॉग्नाइज करती है, रेयर इंट्रोन्स को। और जो ये हमारी माइनर फॉर्म है स्प्लाइसोसोम की, इसको हम ATAC स्प्लाइसोसोम भी बोलते हैं। वो हम अभी स्टडी करेंगे कि इसको ATAC स्प्लाइसोसोम क्यों बोलते हैं। क्योंकि ये जो रेयर एंट्रोन्स जो होते हैं उनके टर्मिनल पॉइंट पे वो क्या कंसिस्ट करते हैं, AU सीक्वेंस, एडेनिन और यूरेसिल सीक्वेंस 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे, और एडेनिन एंड साइटोसिन सीक्वेंस एट देयर 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। तो जो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है वो किसको उसमें जो SNRPs जो एक्ट करेंगे वो किसको डिटेक्ट करेंगे, उन कंसेंसस सीक्वेंस को डिटेक्ट करेंगे 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे जहाँ पे एडेनिन एंड यूरेसिल प्रेजेंट होगा, और 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पे उनको रिकॉग्नाइज करेंगे जो एडेनिन और साइटोसिन कंसिस्ट करेंगे। तो बहुत सारे जो इंट्रोन्स होते हैं इस पाथवे के थ्रू स्प्लाइस आउट किए जाते हैं। जिन पाथवे में या फिर जिन इंट्रोन्स को स्प्लाइस करने के लिए जिन SNRPs में GT और AZ टर्मिनल प्रेजेंट होता है, GT AZ जो टर्मिनी होता है उनके थ्रू स्प्लाइस आउट किए जाते हैं। तो जो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है और जो हमारी मेजर स्प्लाइसिंग होती है उसमें क्या डिफरेंस है। जो हमारी अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है वो होती है हमारी
रेयर इंट्रोन्स को कंसिस्ट करती है, और उन इंट्रोन्स में अगर म्यूटेशन हो भी जाती है तो रेयर जेनेटिक डिजीज़ होती हैं ह्यूमंस के केस में। और जो मेजर स्प्लाइसिंग होती है वो हायर यूकैरियोट्स में होती है, जैसे मैमल्स में होती है और प्लांट्स में होती है, और वो मेजर रोल प्ले करती है स्प्लाइसिंग में, और वो डायरेक्ट स्प्लाइसिंग होती है। तो और दूसरा डिफरेंस क्या है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में और भाई मेजर स्प्लाइसिंग में, वो है यहाँ पे यू कैन सी हियर U2 सो वहाँ पे हम जब मेजर स्प्लाइसिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे U1 SNRP यूज़ होता है और U2 SNRNPs यूज़ होते हैं। SNRP स्टैंड फॉर स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। तो यहाँ पे U1 और U2 होते हैं मेजर स्प्लाइसिंग में, पर यहाँ पे अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में U11 और U12 होते हैं, और ये डिफरेंट कंसेंसन सीक्वेंस को डिटेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने बात की 3' स्प्लाइस साइड पे ये AC को डिटेक्ट करेंगे, और 5' स्प्लाइस साइड पे ये AU को, एडेनिन और यूरेसिल को डिटेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा मेजर डिफरेंस है U4 और U6 में। यहाँ पे U4 80 AC है और U6 क्या है 80 AC, पर वहाँ पे नॉर्मल U4 और U6 थे, वो इनके इक्विवेलेंट है, इनके काउंटर पार्ट ही है वो, पर ये डिस्टिंक्ट है, सेम नहीं है। और यहाँ दोनों में आइडेंटिकल चीज़ क्या है, मेजर और माइनर स्प्लाइसिंग में, यहाँ पे माइनर स्प्लाइसिंग अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग को कह रहे हैं, वो है U5, ये दोनों में सेम है। बाकी जो मैकेनिज़्म होता है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का वो कॉमन होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे वहाँ पे U1 बाइंड होता है हमारा 5' स्प्लाइस साइड पे, यहाँ पे U11 बाउंड हो रहा है, और फिर जहाँ पे एडेनिन प्रेजेंट होता है ब्रांच पॉइंट पे, यहाँ पे U12 बाइंड हो रहा है, वहाँ पे हमारा U2AF और BB भी बाउंड होता था। उसके बाद हमारा वहाँ पे भी हमारा ट्राई SNRP बाउंड होता है, और यहाँ पे भी बाइंड हो रहा है। उसके बाद हमारा U1 रिप्लेस कर दिया जाता था, यहाँ पे U11 रिप्लेस किया जा रहा है। तो सिमिलर मैकेनिज्म शो हो रहा है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में भी, बट डिफरेंस क्या है कि ये इंट्रोन्स जिनको डिटेक्ट करते हैं वो रेयर इंट्रोन्स होते हैं, और उनके कंसेंसस सीक्वेंस में डिफरेंस होता है, और इनका जो स्प्लाइसोसोम मैकेनिज्म है उसमें डिफरेंट एलिमेंट यूज़ होते हैं जो कि हमारे मेजर स्प्लाइसिंग में होते हैं। बस कॉमन चीज़ क्या है, U5 SNRNP। सो जो ये अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग है, ये इसमें क्या होता है, सिंगल जीन प्रोड्यूस करता है मल्टीपल प्रोडक्ट बाय अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, और जो मल्टीपल प्रोडक्ट है उसको हम क्या कहते हैं, आइसोफोम। यहाँ पे हम आइसोफोम क्यों कह रहे हैं कि एक RNA है, उस एक RNA से, जैसे कि यहाँ पे शो कर रखा है, ये एक RNA से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो सिंगल RNA से दो डिफरेंट RNA बन रहे हैं, जिसमें एक्सोन जो हैं वो डिफरेंट होंगे, और तो वो डिफरेंट प्रोटीन को क्या करेंगे, इनकोड करेंगे, तो इस वजह से उनको क्या कहा गया है, आइसोफोम। अप्रोक्स 40% जो जीन होते हैं ड्रोसोफिला में वो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के थ्रू जनरेट किए जाते हैं, और ह्यूमंस में 90% जीन जो होते हैं वो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के थ्रू जनरेट किए जाते हैं। तो क्या होता है, जो ह्यूमन है, एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन में स्लो जीन, इसमें अबाउट 1000 जो अल्टरनेटिव स्प्लाइस प्रोडक्ट हैं वो जनरेट किए जाते हैं, और यहाँ पे हम स्टडी करेंगे ड्रोसोफिला के डेस्कम जीन में, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट और आइसोफोम जनरेट की जाती हैं। इस फिगर में हम बात कर रहे हैं, एक केस लिया है हमने अल्फा ट्रोपिनिन टी का, जो कि मसल्स प्रोटीन है, और इसमें यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कैसे हुई है। ये मेमेलिन मसल प्रोटीन है ट्रोपोनिन टी। तो यहाँ पे जो प्री mRNA है इसमें 5 एक्सोन है, एक्सोन 1 2 3 4 एंड 5, ये डिफरेंट कलर में शो इसलिए किए गए हैं, ये दिखाने के लिए कि जो आइसोफोम फॉर्म हुई है यहाँ पे उनमें कौन कौन से जो एक्सोन है वो कंसिस्ट है। तो यहाँ पे जो प्री mRNA जिसमें 5 एक्सोन प्रेजेंट है वो स्प्लाइस होता है दो अल्टरनेटिव वे में, जिसके थ्रू जो मैच्योर mRNA जो दे रहा है यहाँ पे स्प्लाइसिंग के बाद जो प्रोडक्ट दे रहा है ये, और ये वाला जो प्रोडक्ट दे रहा है स्प्लाइस्ड जो mRNA दे रहा है वो दे रहा है अल्फा ट्रोपिनिन टी और बीटा ट्रोपिनिन टी। अल्फा और बीटा क्यों चेंज हो गए जब वो सेम mRNA से कंसिस्ट हुआ है, क्योंकि वहाँ पे एक्सोन का डिफरेंस है। देखो यहाँ पे जब हमारा अल्फा ट्रोपिनिन टी फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे भी एक्सोन 1 2 एंड 5 है, और जब हमारा बीटा ट्रोपिनिन फॉर्म हो रहा है यहाँ पे भी 1
2 और 5 है, बट डिफरेंस क्या है एक्सोन 3 का। अल्फा में हमारा एक्सोन 3 आ रहा है, जिसकी वजह से प्रोटीन जो वो इनकोड करेगा ये mRNA वो डिफरेंट प्रोटीन इनकोड करेगा, और यहाँ पे हमारा एक्सोन 4 आ रहा है जो डिफरेंट प्रोटीन को इनकोड करेगा। तो ये जो डिफरेंट एक्सोन हैं ये एलिमिनेट कर दिए गए हैं फ्रॉम ईच of 2 mRNAs. Thus 2 messages have 3 exon in common. मीन्स दो जो ये मैसेज फॉर्म हो रहे हैं या दो mRNA जो फॉर्म हो रहे हैं इनमें 3 एक्सोन कॉमन है, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ। बट एक एक्सोन क्या है यूनिक है, जिसकी वजह से ये आइसोफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग जो है वो डिफरेंट आइसोफॉर्म क्रिएट करती है, तो 5 फेज में डिफरेंट आइसोफॉर्म क्रिएट करती है। कैसे क्रिएट करती है? बाय नॉर्मल एक्सीजन, मीन्स यहाँ पे हमारा क्या शो किया गया, एक डीएनए मॉलिक्यूल शो किया गया जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू हमें प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट दे रहा है और नेस्टेंट आरएनए दे रहा है। तो इसमें क्या है 3 एक्सोन है, 1, 2 एंड 3। नॉर्मल स्प्लाइसिंग ऐसे होती है जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, अभी तक अब पढ़ते आए हैं मेजर स्प्लाइसिस ऑफ मशीनरी में, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्री एमआरएनए में हमारा एक प्रोसेस होती है जिसमें हमारी ब्रांच पॉइंट है वो डिटेक्ट करती है 5 प्राइम वाली साइट पे फॉस्फेट ग्रुप को, जिसके थ्रू हमारा इंट्रोन्स अलग हो जाता है, और जो एक्सोन है वो फिर जो 5 प्राइम वाली साइट है उस पर हमारा 3 जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ओपन अप हो जाता है, और 3 एक्सोन वाली साइट पे 3 एक्सोन स्प्लाइसिंग साइट पे वो डिटेक्ट कर लेता है फॉस्फेट को और ग्रुप बना देता है, जिसके थ्रू एक्सोन बाइंड हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल स्प्लाइसिंग के थ्रू होता है। तो इस केस में क्या हो सकता है, दो चीज़ हो सकती हैं नॉर्मल स्प्लाइसिंग में, जिसमें एक्सोन कंसिस्ट हो सकते हैं और इंट्रोन रिटेन हो सकता है। ये भी सेम ही मैकेनिज्म के थ्रू होता है जैसे नॉर्मल स्प्लाइसिंग होती है। इस केस में तो यहाँ पे हमारे एक्सोन कंसिस्ट कर रहा है जो मैच्योर प्री एमआरएनए मैच्योर आरएनए प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे इंट्रोन रिटेन हो रहा है। फिर दूसरा है हमारा एक्सोन स्किप्ड। तो यहाँ पे एक्सोन स्किप्ड का मतलब है कि जो यहाँ पे फर्स्ट एक्सोन प्रेजेंट था, सेकंड और थर्ड, तो ये जो सेकंड एक्सोन है ये स्किप कर दिया डायरेक्ट। जो आरएनए इंट्रैक्शन हो रहा है कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो हो रहा है 5 प्राइम एक्सोन साइट के बीच में और 3 प्राइम एक्सोन साइट के बीच में। फिर हो रहा है एक्सोन एक्सटेंडेड। एक्सोन एक्सटेंडेड का मतलब है कि एक्सोन माइनर एक्सटेंड किया गया है थोड़ा सा पार्ट एंड्रोन का कंसिस्ट करके। तो ये कैसे होती है, ये अल्टरनेटिव डाउन ये दो तरीके से हो सकती है। कैसे? अल्टरनेटिव बाय अल्टरनेटिव डाउनस्ट्रीम 5 प्राइम स्प्लाइड साइड सिलेक्शन और अल्टरनेटिव अपस्ट्रीम 3 प्राइम स्प्लाइड साइड सिलेक्शन। जैसे कि अगर यहाँ पे जो 3 प्राइम है वो अपने अपस्ट्रीम में अपस्ट्रीम 3 प्राइम स्प्लाइड साइड अगर वो डिटेक्ट करता, तो यहाँ पे हमारा क्या होता, एंट्रोन्स का पार्ट प्रेजेंट होता, और यहाँ पे हमारी एक्सटेंडेड अल्टरनेटिव 5 डाउनस्ट्रीम 5 प्राइम स्प्लाइड साइट सिलेक्ट होने की वजह से 5 जो फर्स्ट एक्सोन है उसके बाद हमारा जो इंट्रोन है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये एक्सोन एक्सटेंड हो रहा है माइनर एंट्रोन सीक्वेंस के प्रेजेंस की वजह से। फिर है हमारा इंट्रोन रिटेन जो कि सिमिलर है। फिर है हमारा लास्ट में है अल्टरनेटिव फॉर्म्स। जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं स्प्लाइसिंग की वो होती हैं जब एक जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वो हो रहा है अल्टरनेटिव प्रमोटर्स के थ्रू, जो अलो करता है एक ट्रांसक्रिप्ट को टू इंक्लूड ए 5 प्राइम एक्सोन दैट इज नॉट प्रेजेंट इन अनदर ट्रांसक्रिप्ट और इन अदर ट्रांसक्रिप्ट। तो यहाँ पे दूसरा केस हो सकता है अल्टरनेटिव 3 प्राइम टर्मिनल एक्सोन हो सकता है जो कि दूसरे ट्रांसक्रिप्ट में प्रेजेंट नहीं है। तो जहाँ पे 3 प्राइम अल्टरनेटिव एक्सोन है वो क्या उसकी प्रॉपर्टी है कि उसमें पॉलीएडिनाइलेशन हो रखी होगी। तो ये किस में यूज़ करी जाती है, कुछ ट्रांसक्रिप्ट में, जिसकी वजह से क्या फॉर्म हो रहा है, अल्टरनेटिव एक्सोन फॉर्म हो रहे हैं। इस पिक्चर शोड अस एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंडेड एक्सोन। एक्सटेंडेड एक्सोन का मतलब क्या है कि भाई जो मैच्योर एमआरएनए प्रोडक्ट है उसमें इंट्रोन का कुछ पार्ट क्या हो जाता है, कंसिस्ट हो जाता है। तो ये एग्जांपल दिया है स्प्लाइसिंग का SV40 वायरस का। SV40 टी एंटीजन मीन्स जब SV40 मंकीज़ में इन्फेक्ट करता है, मंकी को इन्फेक्ट करता है तो वहाँ पे एक टी एंटीजन फॉर्म होता है। जैसे हमारी बॉडी में जब इन्फेक्शन होता है तो एंटीजन फॉर्म होंगे, तो 2 प्रोटीन होते हैं वहाँ पे फॉर्म। टी एंटीजन जब इनकोड करता है 2 प्रोटीन्स को, एक होता है लार्ज टी एंटीजन जिसको हम शो करते हैं टी और
एजी के थ्रू। एजी यहाँ पे एंटीजन को शो कर रहा है, टी लार्ज को शो कर रहा है, और जो स्मॉल प्रोटीन को जो वो कोड करता है तो टी एजी शो करते हैं, मतलब टी स्मॉल टी और एजी एंटीजन। तो यहाँ पे स्मॉल और जो लार्ज एंटीजन फॉर्म हो रहे हैं ये किसके थ्रू फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे टी फॉर्म हो रहा है जो स्मॉल है, और यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है वो लार्ज है। तो ये जो एंटीजन फॉर्म हो रहे हैं ये अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के थ्रू हो रहे हैं जो इन्फेक्शन के बाद फॉर्म होते हैं। तो ये जो जीन है इसके 2 एक्सोन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है एक्सोन 1 एंड एक्सोन 2। तो डिफरेंट मैच्योर mRNA फॉर्म होता है इन 2 एक्सोन को जो यूज़ करके, और ये कैसे यूज़ करते हैं, डिफरेंट 5' स्प्लाइड साइट को यूज़ करते हैं, मतलब अलग अलग 5' स्प्लाइड साइट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो SST शो कर रहा है ये है 5' स्प्लाइड साइट। 5' स्प्लाइड साइट SST का मतलब है कि ये लार्ज टी mRNA के लिए है। अगर यहाँ पे हमारा ये जो 5' SST स्मॉल लेटर्स में है, ये हमारा स्मॉल टी mRNA को क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, मतलब शो कर रहा है कि भाई यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा स्मॉल tRNA का स्प्लाइसिंग होगी, और जहाँ पे ये कैपिटल में शो कर रहे हैं 3' और 5', यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पे जो स्प्लाइसिंग होगी वो लार्ज एंटीजन के लिए होगी, और लार्ज टी और जो कैपिटल टी एंटीजन जो mRNA प्रोडक्ट देंगे वो ये साइड देंगे जो कि कैपिटल में शो की गई हैं, और जो स्मॉल लेटर में शो की गई हैं ये देंगी हमारी इसको जो कि हमारा स्मॉल टी एंटीजन है। जैसे कि हम देख रहे हैं लार्ज टी एंटीजन में, यहाँ पे लार्ज टी एंटीजन प्रेजेंट है। लार्ज टी एंटीजन जो है ये फॉर्म किया गया है एक्सोन 1 जो कि डायरेक्टली स्प्लाइस्ड आउट किया गया है एक्सोन 2 के थ्रू। तो उस यहाँ पे डिलीट हो गया है हमारा क्या, इंट्रोन। नॉर्मल स्प्लाइसिंग हो रही है जिसके थ्रू हमारा लार्ज टी एंटीजन फॉर्म हुआ है, पर जब स्मॉल एंटीजन mRNA फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है 5' स्प्लाइड साइट को यूज करके, जो कि यहाँ पे शो की गई है स्मॉल लेटर SST में। SST स्टैंड फॉर स्प्लाइस साइट, स्प्लाइस साइट और 5' स्प्लाइड साइट। स्मॉल लेटर में स्मॉल टी के लिए, और जो कैपिटल लेटर में शो किया है वो लार्ज यूनिट के लिए। तो ये साइट का यूज़ करके यहाँ पे ये फॉर्म हुआ है। तो इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट्रोन प्रेजेंट है। ये जो mRNA फॉर्म हो रहा है ये स्मॉल के लिए और ये लार्ज के लिए फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे कोई इंट्रोन प्रेजेंट नहीं है, पर यहाँ पे तो डायरेक्ट स्प्लाइसिंग हो रही है, पर यहाँ पे जो रिटेन क्या कर रहा है, इंट्रोन को रिटेन कर रहा है, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, एक्सटेंडेड एक्सोम। दिस लार्जर मैसेज इनकोड द स्मॉलर पैटर्न, कि भाई ये जो लार्ज है जो mRNA है, जो मैसेज है, मैसेंजर क्या है यहाँ पे, मैसेंजर mRNA है। mRNA जो है वो लार्ज है, पर वो इन कोड किसको कर रहा है, स्मॉल एंटीजन को। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, ये हो रहा है इन फ्रेम, मतलब कि जो इंट्रोन्स जो हैं यहाँ पे, इंट्रोन जो है उसमें क्या है, उसके फ्रेम के अंदर एक स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट है जो कि इंट्रोन के अंदर प्रेजेंट है, जो शो किया गया है यहाँ पे पिंक कलर में, पिंकिश कलर में जो स्टॉप कोडॉन फॉर्म करा है, इसको क्या करें हम यहाँ पे, इन फ्रेम स्टॉप कोडॉन, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि ये लार्ज mRNA फॉर्म होने के बावजूद भी ये स्मॉल टी एंटीजन क्रिएट कर रहा है। हियर दीज 2 एंटीजन फॉर्म व्हेन सेल इज इन्फेक्टेड बाय SV40 वायरस, और किसको इन्फेक्ट करेगी, मंकीज में। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है टी एंटीजन का, जो कि लार्ज टी एंटीजन है, और जो स्मॉल टी एंटीजन है इनका फंक्शन क्या है, जो लार्ज टी एंटीजन है वो ट्रांसफॉर्मेशन करता है सेल की, सेल साइकिल में री एंट्री करता है, और जो स्मॉल टी एंटीजन है इसका फंक्शन होता है ब्लॉक करना, क्या, एपोप्टोटिक रिस्पॉन्स को। तो इन दोनों का जो रेशो है, रेशो ऑफ दिस 2 एंटीजन डिपेंड किस पे करता है, उस स्प्लाइसिंग रेगुलेटर पे, और स्प्लाइसिंग रेगुलेटर क्या होंगे, SF2 या ASF, क्या कहते हैं इनको, SF2 या ASF, ये क्या है, रेगुलेटर्स हैं, स्प्लाइसिंग रेगुलेटर। जब ये SF2 और ASF जो कि रेगुलेटर हैं इन एंटीजन्स की स्प्लाइसिंग के लिए, ये हाई लेवल में प्रेजेंट होंगे, तो ये फेवर करते हैं 5' स्प्लाइड साइट को, जो क्या जनरेट करेगी, हमारा स्मॉल टी एंटीजन mRNA। और कुछ केस में क्या होता है, इन सम केसेस ऑफ अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग जो जीनोम में होती है, जो और उन अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के केस में क्या होता है, कंप्लीट एक्सोन इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैच्योर मैसेज, जैसे कि हमने प्रीवियस इस पार्ट में यहाँ पे पढ़ा कि मैच्योर
हमारा जो एक्सोन है वो इंक्लूड हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे एक्सक्लूड हो रहा है। तो ये इंक्लूड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, एक्सक्लूड भी हो सकता है। तो ये कैसे, इस ऐसे केस में जब हमारा पूरा का पूरा एक्सोन स्किपिंग के थ्रू एक्सक्लूड भी हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है, और इंक्लूड भी हो जाता है, इसको कहते हैं कैसेट एक्सोन। क्या कहते हैं, CASETTE, कैसेट एक्सोन। और 10% केसेस में कैसेट एक्सोन क्या होता है, पेयर्स में आता है। ओनली वन ऑफ विच इज़ इंक्लूडेड इन स्प्लाइस मैसेज, बस एक है जो स्प्लाइस मैसेज में इंक्लूड हो रहा है, वो है अल्फा ट्रोपिनिन टी के केस में। बाकियों में क्या होता है, ये पेयर की फॉर्म में होता है। So let us understand the mechanism that exists to ensure mutually exclusive splicing. Mutually exclusive splicing mean to say when one is chosen, means one exon is chosen, other is not. For example, alpha troponin T के केस में, यहाँ पे अल्फा ट्रोपिनिन टी के केस में हमने क्या पढ़ा कि जब अल्फा ट्रोपिनिन टी फॉर्म हो रहा था तो यहाँ पे एक्सोन 3 सिलेक्ट हो रहा था, और बीटा ट्रोपिनिन टी फॉर्म हो रहा था तो यहाँ पे एक्सोन फॉर्म सिलेक्ट हो रहा था। तो ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्प्लाइसिंग है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्प्लाइसिंग क्या, जब एक एक्सोन स्प्लाइस आउट हो रहा है तो दूसरा नहीं होगा, फोर्थ वन नहीं होगा, और जब फोर्थ वन होगा तो थर्ड वन नहीं होगा। मीन्स एक इवेंट हो रहा है तो दूसरे को वो इनहिबिट कर रहा है। तो इस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्प्लाइसिंग को करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं, मेनली 3 हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट है स्टेरिक इंट्रेंस, सेकंड है कम्बिनेशन ऑफ मेजर एंड माइनर स्प्लाइस साइट, थर्ड है नॉन सेंस मेडिएटेड डीके। लेट अस अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म इन डिटेल। सो दिस पिक्चर शोड हेयर द स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या है, मानो कि यहाँ पे जो शो किया गया है अल्टरनेटिव एक्सोन शो किए गए हैं जो इंट्रोन्स के थ्रू सेपरेट आउट किए गए हैं, कि एक्सोन 1 फिर इंट्रोन फिर एक्सोन फिर इंट्रोन फिर एक्सोन फिर इंट्रोन। तो ये अल्टरनेटिव एक्सोन प्रेजेंट है जो इंट्रोन्स के थ्रू शो करेंगे। तो यहाँ पे अगर स्प्लाइट साइट इंट्रोन के अंदर क्लोजली लाई कर रही है, मीन्स यहाँ पे जैसे हम शो कर रहे हैं टोटल लाइन में क्या है, हमारी एक्सोन साइट लाई कर रही है, तो ये एक्सोन साइट नियर बाय लाई कर रही हैं, जिसकी वजह से जो स्प्लाइसिंग फैक्टर हैं, जो हमारे डिफरेंट SNRPs प्रोटीन्स और RNA जो फैक्टर हैं जो बाइंड होते हैं स्प्लाइसोसोम के टाइम पे, जब स्प्लाइसिंग होती है उस टाइम पे जब बाइंड होते हैं, वो बाइंड नहीं कर पाते दोनों साइड पे। मान लो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों साइड पे वो क्या नहीं कर पाएंगे, एक टाइम पे बाइंड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, इस फिगर में क्या हो रहा है कि जो U1 SNRP है वो बाइंड करेगा, अगर 5 प्राइम स्प्लाइट साइड पे यहाँ पे बाइंड करेगा वो, तो क्या होगा, दो अल्टरनेटिव एक्सोन्स के बीच में बाइंड करेगा, एक्सोन 1 के और एक्सोन 2 के बीच में बाइंड करेगा, और वो प्रिवेंट करेगा बाइंडिंग किसकी, यहाँ पे जो ब्रांच पॉइंट में जो बाइंडिंग होगी किसकी, U2 SNRP की जो बाइंडिंग होगी उसको प्रिवेंट करेगा। देखो यहाँ पे देखो, जो U1 है वो है ब्लू कलर में और वायलेट कलर में क्या है, U2। तो अगर हमारा यहाँ पे U1 बाइंड हो रहा है तो U2 सेम टाइम पे थोड़ी बाइंड होगा, तो वो उसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, उसकी बाइंडिंग को इनहिबिट करेगा। So here binding of U2 SNRP to branch point excluded use of 5 prime spliced site। तो वो exclude कर रही है किसका use, 5 prime spliced site का। So splicing of exon 3rd and exon 4 of alpha troponin is made mutually exclusive। जैसे कि पे बात की कि यहाँ पे जो 3rd एक्सोन फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे 4th एक्सोन फॉर्म है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फॉर्म हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है कि 5 प्राइम स्प्लाइट्स पर U1 बाइंड हो रहा है तो U2 सेम टाइम पे बाइंड नहीं हो सकता, U2 हमारा ब्रांच पॉइंट पे बाइंड होगा और ये सेम टाइम पे होगा, तो जिसकी वजह से जो 5 प्राइम स्प्लाइट साइट है वो एक्सक्लूड हो जाएगी और अलग अलग क्या होंगे, इन एक्सोन फॉर्म होंगे किसमें, हमारे मैच्योर प्रोडक्ट में। ये जो ए पार्ट है यहाँ पे ये शो कर रहा है कम्बिनेशन ऑफ मेजर माइनर स्प्लाइस साइट। मेजर स्प्लाइस साइट वो होती हैं जो मेजर स्प्लाइसोसोम मशीनरी जो फॉलो करी जाती है हमारे प्री mRNA और न्यूक्लियर mRNA के थ्रू, किसके थ्रू, न्यूक्लियर mRNA के थ्रू, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी जिसका लिंक ऊपर शो हो रहा है। इफ़ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो देन प्लीज़ वॉच डैट एंड क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे जो स्प्लाइसोसोम हैं, जो माइनर स्प्लाइसोसोम को यहाँ पे क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, वो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग करेंगी, वो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग करेगी वो मशीनरी, और जो यहाँ पे मेजर स्प्लाइसोसोम को डिटेक्ट करेगी वो मेजर स्प्लाइसोसोम मशीनरी है, तो उनका क्या कंसेंसस सीक्वेंस पे डिफर करेंगे। नाइदर स्प्लाइसोसोम कैन रिमूव एन इंट्रोन डेट कंटेन ए कम्बिनेशन ऑफ साइट्स। मतलब कोई भी स्प्लाइसोसोम मशीनरी, ना तो मेजर स्प्लाइसोसोम मशीनरी ना ही माइनर स्प्लाइसोसोम मशीनरी, इन दोनों के
कम्बिनेशन को, एक mRNA जो कम्बिनेशन क्रिएट कर रहा है, मतलब जिसमें माइनर स्प्लाइस साइट भी प्रेजेंट है, मेजर स्प्लाइस साइट भी प्रेजेंट है, वो ना तो मेजर स्प्लाइसिंग मशीनरी के थ्रू डिटेक्ट की जाएगी, ना ही माइनर स्प्लाइस साइट के थ्रू डिटेक्ट की जाएगी। सो जो 5 प्राइम और 3 प्राइम स्प्लाइस साइड है वे रिकॉग्नाइज करी जाएंगी अल्टरनेटिव स्प्लाइसोसोम के थ्रू। मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। मतलब क्या है कि या तो पहले हमारी माइनर स्प्लाइसोसोम मशीन रिएक्ट कर जाएगी या फिर पहले मेजर स्प्लाइसोसोम मशीन रिएक्ट कर जाएगी। तो उनमें से कोई एक मशीनरी पहले एक्ट करेगी और स्प्लाइसिंग करेगी। और इस का एग्जाम्पल क्या है हमारा, ह्यूमन JNK1 जीन। ये जो थर्ड पिक्चर है ये शो कर रही है हमें नॉन सेंस मेडिएटेड डीके। मीन्स यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो इंश्योर करेगा कि एक ही मैसेज डैट हैव वन और अनोदर एक्सोन, जिसमें एक या दूसरा एक्सोन है वही सर्वाइव करेगा, दोनों एक्सोन वाला सर्वाइव नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे शो किया गया नॉन सेंस मेडिएटेड डीके जो है वो रिजल्ट, मतलब वो क्या फॉर्म कर रहा है, प्रोडक्ट जो फॉर्म कर रहा है वो इस फैक्ट से फॉर्म कर रहा है डैट इंक्लूडिंग बोथ एक्सोन प्रोड्यूस एन mRNA डेट कंटेन ए प्री मैच्योर कोडन। अगर वो दोनों एक्सोन को इंक्लूड कर लेगा अपने मैच्योर mRNA में, जो कि यहाँ पे शो करा है, तो इसमें AUG, UGA और UGA है, तो यहाँ पे उसने क्या फॉर्म किया है कि वो डिग्रेड हो जाएगा। डिग्रेड क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, प्री मैच्योर क्या होगा, उसमें प्री मैच्योर स्टॉप कोडन प्रेजेंट होगा। क्योंकि जैसे कि हमें पता है जो हमारा UAA होता है और UAZ जो होता है, UAZ, UAA और UGA ये हमारे स्टॉप कोडन होते हैं। तो यहाँ दोनों एक्सोन को अगर वो एक साथ इंक्लूड कर लेगा तो UGA और UGA स्टॉप कोडन इंक्लूड हो जाएगा। तो क्या होगा, उसकी वजह से जो mRNA प्रोडक्ट होगा वो डिग्रेड हो जाएगा। इसी वजह से जो नॉन सेंस मेडिएटेड डीके है वो दोनों एक्सोन को एक टाइम पे क्या नहीं करता, अपने प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं करता। इस वजह से वो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो डिग्रेड हो जाएगा। इसीलिए ये क्या करता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्प्लाइसिंग करता है। तो ये क्या थे, हमने यहाँ पे डिफरेंट मैकेनिज्म को स्टडी किया कि वो कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्प्लाइसिंग करते हैं। यहाँ पे करते हैं कि अगर दोनों स्प्लाइस साइट साथ में प्रेजेंट है 5 प्राइम और 3 प्राइम, तो दो जो SNRP हैं वो एक साथ बाउंड नहीं हो सकते, एक की बाइंडिंग दूसरे को इनहिबिट करेगी। और यहाँ पे हमने पढ़ा कि भाई जो मेजर और माइनर स्प्लाइसिंग है वो दोनों एक साथ पे एक्ट नहीं कर सकती, पहले एक स्प्लाइसिंग मशीन रिएक्ट करेगी फिर दूसरी करेगी, इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। यहाँ पे हमने पढ़ा कि अगर दो स्टॉप कोडन, इमेच्योर स्टॉप कोडन प्रेजेंट है mRNA प्रोडक्ट में, तो अगर दोनों एक चेन में आ जाते हैं, दोनों एक्सोन को अगर ले लिया जाता है और दोनों एक में आ जाते हैं ट्रांसप्लाइसिंग के थ्रू, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो डिग्रेड हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे क्या होगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्प्लाइसिंग होगी। तो इस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्प्लाइसिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे ड्रोसोफिला डेस्कम जीन के बारे में बात करेंगे, जो क्या करता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्प्लाइसिंग के थ्रू डिफरेंट आइसोफॉर्म्स या क्रिएट करता है mRNA प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे जो डेस्कम है, डेस्कम डिनोट हियर DSCAM। डेस्कम्स मीन डाउन syndrome, D stand for down, S stand for syndrome, C stand for cell, A stand for adhesion, M stand for molecule. Means DSCAM stand for Down syndrome cell adhesion molecule. तो ये जो DSCAM है ये इनकोड करता है अबाउट 38,016 प्रोटीन आइसोफॉर्म्स को। तो ये जो डेस्कम है, डाउन सिंड्रोम सेल एडेशन मोलिक्यूल, ये जो जीन है ये इनकोड करता है अबाउट 38,016 प्रोटीन आइसोफॉर्म। और जो ये mRNA क्रिएट करता है वो mRNA एक जीन से फॉर्म होता है जिसमें क्या होंगे, अप्रोक्स 24 एक्सोन्स होंगे, और जिसमें से 24 में से जो 20 हैं वो एक्सोन हमेशा सेम रहते हैं। बट 4 जो एक्सोन होते हैं, जैसे कि 4th एक्सोन, 6th एक्सोन, 9th और 17 जो एक्सोन है वो मल्टीपल अल्टरनेटिव फॉर्म्स में आते हैं प्री mRNA में। मतलब जब ये आइसोफॉर्म फॉर्म करता है उसमें से 20 जो एक्सोन हैं वो सिमिलर रहते हैं हर एक आइसोफॉर्म mRNA प्रोडक्ट में। बट जो 4 एक्सोन हैं, एक्सोन 4th, 6th, 9th एंड 17, ये अल्टरनेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो
यहाँ पे जो फोर्थ एक्सोन है इसकी 12 अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो सकती हैं, 6 जो एक्सोन है इसकी 48 एक्सोन अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं, 9th की 33 अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो सकती हैं, एक्सोन 17 की 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो सकती हैं। तो टोटली ये बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्या दे सकता है, आइसोफॉर्म्स क्रिएट कर सकता है। और जो प्रोडक्ट हैं इन एक्सोन्स के थ्रू और इन जीन्स के थ्रू वो क्या होगा, सेल सरफेस प्रोटीन फॉर्म करेगा जो क्या होंगे, इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली से रिलेट करते होंगे। यहाँ पे जो ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट शो किया गया है प्रोटीन में, ट्रांसमेम्ब्रेन जो सेगमेंट है वो इनकोड किया जाता है एक्सोन 17 के थ्रू इन अल्टरनेटिव फॉर्म्स। और जो यहाँ पे फिब्रोनेक्टिन डोमेन जो प्रोटीन में शो किया गया है वो यहाँ पे आइडेंटिकल है हर एक ऑल आइसोफॉर्म्स में। और जो यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन डोमेन जो इम्यूनोग्लोबिन रिपीट और इम्यूनोग्लोबिन डोमेन जो शो किए गए हैं ये आइडेंटिकल है ऑल, ये इनकोड किए गए हैं एक्सोन 4 के थ्रू, 6 के थ्रू और 9 के थ्रू। जो डेस्कोम है इसके 2 फंक्शन होते हैं इस फ्लाई में। फंक्शन होता है न्यूरल पैटर्निंग इन द ब्रेन, मतलब ब्रेन में न्यूरॉन्स की पैटर्निंग करेगा, पैटर्न फॉर्मेशन करेगा। और ये रिकॉग्नाइज करता है एंटीजन को, मतलब न्यूरल पैटर्निंग का काम होता है इस डेस्कम का। और दूसरा होता है इसका काम एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। और यहाँ पे जो न्यूरल पैटर्निंग है वो मेडिएट की जाती है सेल सेल इंटरेक्शन के थ्रू, बाय सेल सेल इंटरेक्शन, सेल सेल इंटरेक्शन। जो any given isoform of protein interact with itself but not with other isoform। ये सेल सेल इंटरेक्शन ऐसे क्रिएट होता है कि जो आइसोफॉर्म है एक गिवन प्रोटीन की वो अपने साथ इंटरेक्ट करेगी, ना कि दूसरे के साथ। इसकी वजह से एक सिलेक्टिविटी क्रिएट होती है और ये सिलेक्टिविटी अनेबल करती है एक गिवन न्यूट्राइट को, किसको, एक गिवन न्यूराइट को, सॉरी न्यूट्राइट नहीं, न्यूराइट। न्यूराइट मीन्स न्यूरल का जो प्रिकर्सर होगा और न्यूरॉन को जो फॉर्म करेगा वो न्यूराइट है, वो डिस्टिंग्विश हो जाएगा बिटवीन अदर न्यूराइट। इट एनकाउंटर, जिसको भी ये एनकाउंटर करेगा, कैसे, एक इस बेस पे कि ये सेल्फ न्यूराइट है या नॉन सेल्फ न्यूराइट है। तो यहाँ पे जो न्यूरल पैटर्निंग हो रही है वो सेल सेल इंटरेक्शन के थ्रू हो रही है, वो ये डिस्टिंग्विश करके हो रही है कि ये सेल्फ न्यूराइट है या नॉन सेल्फ न्यूराइट है। और जब न्यूरल नेटवर्क फॉर्मेशन होती है, डेवलपमेंट होती है जब ब्रेन की, तो ये सेल्फ अवॉइडेंस बिहेवियर एग्जिबिट करती हैं ये न्यूराइट्स। ये न्यूराइट्स क्या करती हैं, ये न्यूराइट्स एग्जिबिट करती हैं सेल्फ अवॉइडेंस behavior, self avoidance behavior, that is neurite projecting from the same neuron। जब सेम न्यूरॉन से, एक सेम न्यूरॉन से जब मल्टीपल न्यूराइट जनरेट होंगी तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, अवॉइड करेंगी। दिस रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ इज मेडिएटेड बाय, किसके थ्रू मेडिएट करी जाती है, होमोफिलिक रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर सेट ऑफ डेस्कम आइसोफॉर्म। और ये किसके थ्रू मेडिएट की जाती है, एक डेस्कोम आइसोफॉर्म के थ्रू, कि भी आइसोफॉर्म प्रेजेंट होंगी डेस्कोफॉर्म की तो वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लेंगे और एक दूसरे को अवॉइड करेंगे। तो होमोफिलिक रिकॉग्निशन किसकी, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेस्कम आइसोफॉर्म के थ्रू ये अवॉइड करती है रिकॉग्निशन किसकी, सेल्फ की। तो डिफरेंट आइसोफॉर्म रिकॉग्नाइज करी जाती हैं डिफरेंट एंटीजन्स के थ्रू। तो ये जो डेस्कम है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के थ्रू डिफरेंट जो आइसोफॉर्म क्रिएट करता है उन डिफरेंट आइसोफॉर्म के थ्रू न्यूरल पैटर्निंग होती है ड्रोसोफिला के ब्रेन में, और डिफरेंट एंटीजन्स रिकॉग्नाइज किए जाते हैं इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। So now come to the another point in case of DESCAM exon 6. Here mutually exclusive splicing of DESCAM exon 6 cannot be accounted for by any standard mechanism। Means जो यहाँ पे exclusive splicing हो रही है exon 6 की, ये किसी भी standard mechanism के थ्रू नहीं की जाती बल्कि एक novel strategy के थ्रू की जाती है। तो जो बेसिक मॉडल है splicing का for this exon 6 ये किया जाता है 2 क्लासेस के थ्रू। फर्स्ट है डॉकिंग साइट जो कि प्रेजेंट होती है इन बिटवीन एक्सोन 5 एंड फर्स्ट वेरिएंट ऑफ एक्सोन 6, और दूसरी होती है सिलेक्टर सीक्वेंस, और जो सिलेक्टर सीक्वेंस है वो प्रेजेंट होता है इन फ्रंट ऑफ ईच एक्सोन 6 वेरिएंट। और सिलेक्टर क्या करता है, ये सीक्वेंस
जो हर एक सेलेक्टर सीक्वेंस डिफरेंट होता है और वो बेस पेयर करता है डॉकिंग साइट के थ्रू। और जो डॉकिंग साइट जिस पे सेलेक्टर सीक्वेंस बाइंड करेगा ना, वो एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं। तो अब एक सेलेक्टर सीक्वेंस एक टाइम पे बाइंड कर पाएगा, मतलब द ईच बाइंड, जो बाइंडिंग साइट है किसमें, इन द डॉकिंग साइट ओवरलैप, एंड दिस बाइंडिंग ऑफ द डिफरेंट सेलेक्टर सीक्वेंस टू वन डॉकिंग साइट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्योंकि अगर डॉकिंग साइट जहाँ पे सेलेक्टर बाइंड करा वो ओवरलैप करेगी, तो जो सेलेक्टर की बाइंडिंग है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी, डैट इज वन सेलेक्टर कैन बाइंड एट ए टाइम। तो जो सेलेक्टर सीक्वेंस है वो बाइंड नहीं कर पाएंगे, डैट जो नहीं बाइंड कर पा रहे वो क्या एसोशिएट कर लेते हैं, जो एक्सोन 6 है उसको एसोशिएट कर देते हैं क्लोज टू एक्सोन 5, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सोन 6 वेरिएंट जो है वो चूज कर लिया जाता है। और इस हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो सेलेक्टर सीक्वेंस और डॉकिंग साइट के बीच में हो रही है जो हाइब्रिडाइजेशन, ये इंश्योर करती है कि एक्सोन 6 वेरिएंट ही चूज किया जाए, फ्रीली चूज किया जाए। इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, जनरल रिप्रेशन मैकेनिज्म कहते हैं। और जो ये जनरल रिप्रेशन मैकेनिज्म है ये किया जाता है एक इनहिबिटर के थ्रू। इनहिबिटर क्या है, HRP36 प्रोटीन, HRP36 प्रोटीन जो एक जनरल रिप्रेसर का काम करता है। कैसे काम करता है, जो अदर एक्सोन है, जैसे कि यहाँ पे एक्सोन 7 प्रेजेंट है, तो ये अदर एक्सोन्स को क्या कर लेता है, कोट कर देता है, उनके ऊपर कोटिंग कर देता है, जिसकी वजह से जो इंक्लूजन है अदर एक्सोन्स का किसमें, mRNA में, वो इनहिबिट हो जाता है और चूज कर लिया जाता है फ्रीली क्या, एक्सोन 6 वेरिएंट। तो ये जो इनहिबिट है इनके इफेक्ट को कम किया जाता है आरएनए हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, जो होती है आरएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के थ्रू। और ये जो आरएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं ये रिकॉग्नाइज करे जाते हैं प्रोटीन्स के थ्रू, जो रिमूव कर देते हैं रिप्रेसर्स को। रिप्रेसर यहाँ पे क्या है, HRP36 प्रोटीन। और क्या कर देते हैं, जो चूजन एक्सोन है, चूजन एक्सोन क्या है पे, यहाँ पे एक्सोन 6, उसको एक्टिवेटर्स के पास ले आते हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्टिवेटर कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्सोन 5 में प्रेजेंट है। एक्सोन 5 में एक्टिवेटर प्रेजेंट है, वहाँ पे चूजन साइट जो कि एक्सोन 6 वेरिएंट है उसको लेके आया जाएगा, डेट कैन देन ओवरकम द रिप्रेशन। और ये कब लेके आया जाएगा, जब कुछ सेलेक्टर सीक्वेंस बेस पेयर ना कर पाए डॉकिंग साइट से, तब ये जो एक्सोन वेरिएंट है ये एक्सोन 5 के पास लेके आया जाएगा, और जो एक्टिवेटर है वो एनहेंस कर देंगे चूजिंग किसी एक्सोन 6 की, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन होगी और रिप्रेशन को सप्रेस कर लिया जाएगा। और ये जो डॉकिंग सीक्वेंस है और सेलेक्टर सीक्वेंस कैसे आइडेंटिफाई किए गए, ये आइडेंटिफाई किए गए सीक्वेंस कंपैरिजन के थ्रू, जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में किया जाता है। जब बायोइन्फॉर्मेटिक्स में डिफरेंट एनालिसिस की जाती है तो वहाँ पे सीक्वेंस को कंपेयर किया जाता है। उस टाइम पे डॉकिंग साइट और सेलेक्टर सीक्वेंस को कंपेयर किया गया था और उसी कंपैरिजन के टाइम पे इनको डिस्कवर किया गया। These pictures here showed different sequence of selectors, selector 61, 65, ये 6 जो एक्सोन हो उसके डिफरेंट सेलेक्टर को शो किया गया है, जो डिफरेंट जो 6 डॉकिंग साइट सीक्वेंस पे जाके बेस पेयरिंग करते हैं। Now come to our next point, that is role of activators and repressor in case of alternative splicing। तो यहाँ पे जो ये रेगुलेटर्स होंगे, रेगुलेटर्स क्या होंगे, कुछ एक्टिवेटर्स होंगे, कुछ साइलेंसर्स होंगे। ये क्या है, स्पेसिफिक साइट पे बाइंड करेंगे, और स्पेसिफिक साइट कहाँ पे होगी, mRNA पे। वो mRNA जो प्री mRNA है और जो नेसेंट mRNA है जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू फॉर्म हुआ है, तो वहाँ पे एक एक्सोनिक साइट होगी और एक इंट्रोनिक साइट होगी। एक्सोनिक साइट किसको बाइंड करेगी, स्प्लाइसिंग एनहेंसर को, जिसको हम डिनोट करते हैं ESE के थ्रू। यहाँ पे ये क्या है, एक्सोनिक स्प्लाइसिंग एनहेंसर्स। तो ESE और ISC ये हैं स्प्लाइसिंग एनहेंसर्स जो एक्सोनिक साइट पे बाइंड करेंगे, और इंट्रोनिक साइट पे बाइंड करेंगे साइलेंसर, जिनको डिनोट किया गया है ESS और ISS के थ्रू। तो जो हमने डिफरेंट रेगुलेटर्स की स्टडी की है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ टी एंटीजन की जब स्प्लाइसिंग हमने स्टडी की थी, तो वहाँ पे जो स्प्लाइसिंग है वो रेगुलेट की जाती है SR प्रोटीन के थ्रू। ये SR प्रोटीन क्या करता है, ये एक पर्टिकुलर एक्सोन को इंक्लूड करता है एक मैच्योर mRNA में, जिसके थ्रू डिफरेंट आइसोफॉर्म फॉर्म होती हैं mRNA की, जब mRNA मैच्योर होता है।
एक्सोनिक स्प्लाइसिंग प्रोसेस के थ्रू। तो ये क्या करता है, उस स्प्लाइसिंग साइट को एक पर्टिकुलर सेल टाइप में ही क्या करता है, एक्टिवेट कराता है। क्योंकि जब एक्सोन है, डिफरेंट आइसोफॉर्म क्रिएट होंगी, तो वो डिफरेंट आइसोफॉर्म किसी अलग अलग सेल्स में ही जाके रोल प्ले करेंगी, तो उनका जो एक्टिवेशन है किसी एक पर्टिकुलर सेल टाइप में ही होगा और किसी पर्टिकुलर स्टेज पे ही होगा डेवलपमेंट की। और ये कैसे किया जाता है, ये एक्टिवेटर्स और रिप्रेसर के थ्रू किया जाता है। एक्टिवेटर्स बाइंड हो जाते हैं स्प्लाइसिंग एनहेंसर पे और एक्टिवेट कर देते हैं स्प्लाइसिंग प्रोसेस को, और जो स्प्लाइसोसोम मशीनरी है उसको बाइंड कर देते हैं। और जो रिप्रेसर्स हैं वो इनहिबिट कर देते हैं बाइंडिंग स्प्लाइसोसोम मशीनरी की बाय बाइंडिंग टू द स्प्लाइसिंग एंड साइलेंसर। रिप्रेसर बाइंड हो जाएंगे स्प्लाइसिंग साइलेंसर से और इनहिबिट कर देंगे बाइंडिंग किसकी, स्प्लाइसोसोम मशीनरी की, ताकि जो एक्सीजन है और जो स्प्लाइसिंग है एक्सोन्स का वो ना हो पाए, वो करेक्ट ना हो पाए। तो ये जो एसआर प्रोटीन है, ये ऐसे जो ये पर्टिकुलर सेल टाइप में जो ये करता है, जो पर्टिकुलर स्प्लाइस साइट है उसको यूज़ करता है किसी पर्टिकुलर सेल टाइप में और पर्टिकुलर स्टेज पे डेवलपमेंट की। वो तो कैसे होता है, ये बाइंड करता है आरएनए से। कैसे, बाय यूजिंग टू डोमेन। एक होता है आरएस डोमेन जो रिच है आर्जिनिन में, और सीरिन में। आरएस डोमेन, जो आरएस डोमेन है वो पाया जाता है प्रोटीन की सीटीडी सब यूनिट पे। सीटीडी स्टैंड फॉर कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन। तो ये जो ये आरएस डोमेन है, ये आर्जिनिन सीरिन रिच है, बेसिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। दूसरा डोमेन जो एसआर यूज़ करता है वो होता है आरआरएम। आरएनए, आर स्टैंड फॉर आरएनए, आर स्टैंड फॉर रिकॉग्निशन, एम स्टैंड फॉर मोटिव। तो जो एसआर है वो टू डोमेन्स यूज़ करता है आरएनए के साथ बाइंडिंग करने के लिए। फर्स्ट है यहाँ पे आरएस डोमेन जो कि आर्जिनिन और सीरिन रिच है, जो कि सीटीडी जो एंड है प्रोटीन का उस पर मिलता है कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन पे। और दूसरा है आरआरएम, आरएनए रिकॉग्नाइजेशन मोटिव। तो ये मेडिएट करते हैं इंटरेक्शन किसके बीच में, एसआर प्रोटीन के बीच में और उन प्रोटीन्स के बीच में जो कि एलिमेंट है स्प्लाइसिंग मशीनरी के, और उनको रिक्रूट कर देता है ये एसआर प्रोटीन किनको, स्प्लाइसोसोम मशीनरी को एक पर्टिकुलर स्प्लाइस साइट पे। तो अभी हमने बेसिक मैकेनिज्म स्टडी किया एसआर का एग्जांपल लेके, जो कि एक एक्टिवेटर है कि कैसे रेगुलेट की जाती है स्प्लाइसिंग मशीनरी। तो अभी हम यहाँ पे डिफरेंट एक्टिवेटर्स और साइलेंसर को स्टडी करेंगे। फर्स्ट आवर एक्टिवेटर इज हाफ पॉइंट प्रोटीन इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। ये क्या है, एक एक्टिवेटर है, ये रेगुलेट करता है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग को। जब प्री एमआरएनए जब फॉर्म होता है फ्लाई ओवेरी में, फ्लाई कौन, ड्रोसोफिला फ्लाई जो है उसकी ओवरी में जब प्री एमआरएनए फॉर्म होता है, तो उसकी उसमें जो एक्सोन्स स्प्लाइसिंग है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग जो है वो रेगुलेट की जाएगी ताकि डिफरेंट आइसोफॉर्म फॉर्म हो सकें। तो ये कैसे वर्क करता है, हाफ पॉइंट प्रोटीन, इट बाइंड टू साइट नियर द 3' स्प्लाइड साइट। तो जो एक्सोन होता है वहाँ पे, यहाँ पे 5' स्प्लाइड साइड होती है, यहाँ पे 3' स्प्लाइड साइड होती है। तो जो 3' स्प्लाइड साइड है उस पर बाइंड हो जाता है, उसके नियर बाय बाइंड हो जाता है एक स्पेसिफिक एक्सोन पे, कौन, हाफ पॉइंट प्रोटीन, और रिक्रूट कर देता है किसको, U2AF स्प्लाइसिंग फैक्टर है, इसको वहाँ पे रिक्रूट कर देता है और ये क्या कर देता है, रेगुलेट कर देता है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग को। तो यहाँ पे हमने एक एक्टिवेटर की स्टडी कर ली है, हाफ पॉइंट प्रोटीन केस ऑफ ड्रोसोफिला, एंड सेकंड एक्टिवेटर एसआर प्रोटीन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। नाउ कम टू आवर साइलेंसर्स। यहाँ पे साइलेंसर है हमारा HRP6। तो ये जो साइलेंसर, ये कैसे रेगुलेट करते हैं स्प्लाइसिंग को। ये जो मोस्टली जो साइलेंसर होते हैं वो होते हैं हीट्रोजीनस न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन फैमिली, HNRNP। S stand for heterogeneous and for nuclear, R for राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। तो जो ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन फैमिली के जो रेगुलेटर्स हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हैं साइलेंसर को, जिस पे जाके ये बाइंड होंगे बाय इट्स मेम्ब्रेन, और ये बाइंड कर जाते हैं आरएनए से, बट पर इनमें जो आरएस डोमेन नहीं होता, जैसे कि हमारा एसआर प्रोटीन में था वैसे इनमें आरएस डोमेन नहीं होता। सो ये रिक्रूट नहीं कर सकते किसको, स्प्लाइसोसोम मशीनरी को। तो ये इनहिबिट करते हैं बाइंडिंग किसकी, स्प्लाइसोसोम मशीनरी की, और क्या करते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं किसी स्पेसिफिक साइट को। तो जो ये साइलेंसर होते हैं, ये किसी स्पेसिफिक साइट को ब्लॉक कर देते हैं जिस पे स्प्लाइसोसोम मशीनरी को बाइंड करना होता है, और उसको ब्लॉक करके रिप्रेस कर देते हैं उस साइट को। यहाँ पे एग्जांपल है जो साइलेंसर का, वो है HRP36।
ये जो HRP36 साइलेंसर है ये कहाँ पे इनहिबिट करता है, ये डेस्केम जीन में इनहिबिट करता है ड्रोसोफिला के केस में, और वहाँ पे ये क्या करता है, जो एक्सोन 6 वेरिएंट है उसके इंक्लूजन को इनहिबिट करता है। और फिर इसका जो इनहिबिशन है वो कम कैसे किया जाता है, वो कम किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, जहाँ पे जो एक्सोन 6 वेरिएंट होता है, एक्सोन 6 वेरिएंट वो जाके बाइंड कर जाता है एक्सोन 5 से, और एक्सोन 5 में कुछ एक्टिवेटर्स प्रेजेंट होते हैं जिनका इफेक्ट ज़्यादा होता है इस इनहिबिटर से, और वो इसको सुप्रेस कर देते हैं, और जिसकी वजह से इंक्लूजन होता है और चूज़ किया जाता है एक्सोन 6 वेरिएंट। नाउ कम टू आवर अनदर साइलेंसर दैट इज HNRNPA फर्स्ट। तो यहाँ पे HN क्या है, हिटोन न्यूक्लियर, RNP राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन A1, ये किस में होता है, ह्यूमन HIV जीन में। मीन्स कि जो एक्सोन प्रेजेंट होता है ये हमारा HIV वायरस टेट प्री mRNA है, टेट प्री mRNA। इस टेट प्री mRNA में और HIV ह्यूमन अमाइनो डेफिशिएंसी वायरस टेट प्री mRNA जो है इसमें एक एक्सोन प्रेजेंट होता है, वहाँ पे उस एक्सोन में एक्सोनिक साइलेंसर एलिमेंट प्रेजेंट होगा, वहाँ पे जाके ये साइलेंसर जो है वो बाइंड हो जाएगा, और इसका फंक्शन क्या होगा, ये रिप्रेस करेगा इंक्लूजन किसका, उस एक्सोन का। उस पर्टिकुलर एक्सोन का इंक्लूजन जब फाइनल मैच्योर mRNA फॉर्म होगा तो उसमें उसका इंक्लूजन को क्या करेगा, ये रिप्रेस करेगा, मतलब वो उसको इंक्लूड नहीं करने देगा। जब ये बाइंड हो जाता है इसकी बाइंडिंग साइट पे तो ये ब्लॉक करता है बाइंडिंग किसकी, एक्टिवेटर्स की। कौन कौन से एक्टिवेटर, SC35। एग्जाम्पल ऑफ एक्टिवेटर्स लाइक SC35, ये SC35 जो है ये SR प्रोटीन की तरह ही एक्टिवेटर्स होते हैं और उसकी तरह ही बाइंड करते हैं, और ये कहाँ पे बाइंड करते हैं, नियर बाई एनहेंसर एलिमेंट से। तो यहाँ पे जो ब्लॉकिंग है किसके थ्रू, HNRNP के थ्रू जो ब्लॉकिंग है उस पर्टिकुलर एक्सोन की जिस पे वो बाइंड हो रहा है वो डायरेक्ट नहीं है, नोर द एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर बाइंडिंग साइट ओवरलैप। क्यों नहीं है डायरेक्ट, क्योंकि जो जहाँ पे रिप्रेसर बाइंड करेगा और जहाँ पे ये एक्टिवेटर SC35 और SR प्रोटीन जो बाइंड करेगा इनकी जो साइट है ये ओवरलैप नहीं कर रही, इसलिए यहाँ पे जो ब्लॉकिंग है वो डायरेक्ट ना होके क्या हो रही है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग हो रही है और कोऑपरेटिव ब्लॉकिंग हो रही है। तो यहाँ पे जो HNRNP है, HRNP A1, ये क्या कर रहा है, कोऑपरेटिव इनहिबिशन कर रहा है और कोऑपरेटिव ब्लॉकिंग कर रहा है बाय बाइंडिंग टू एडजेसेंट सीक्वेंस जो स्प्रेड हो रहा है एनहेंसर साइट पे। But when different another SR protein that is SF2 और ASF, ये क्या है, एक्टिवेटर्स। ये एक्टिवेटर्स प्रेजेंट होंगे तो ये ओवरकम करेंगे क्या, रिप्रेशन। किसका रिप्रेशन, HNRNPA1 का रिप्रेशन। इसके रिप्रेशन को ये जो एक्टिवेटर हैं SF2 और ASF ये क्या करेंगे, रिप्रेस करेंगे और ओवरकम करेंगे रिप्रेशन किसका, HNRNPA फर्स्ट के रिप्रेशन को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले और भी फैक्टर प्रेजेंट थे लाइक SC35 एक्टिवेटर्स भी प्रेजेंट थे, तो वो इस HNRNPA फर्स्ट के रिप्रेशन को क्यों नहीं ओवरकम कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी एफिनिटी जो थी एनहेंसर सीक्वेंस के लिए वो कम थी। पर यहाँ पे जो SF2 और ASF एक्टिवेटर्स हैं इनकी जो एफिनिटी है एनहेंसर सीक्वेंस के लिए वो ज़्यादा है, इस वजह से ये जो HNRNPA फर्स्ट है इनके रिप्रेशन को ये ओवरकम कर पा रहे हैं। Let us understand the mechanism of regulation of alternative splicing by different activators and repressors, कि क्या मैकेनिज्म होता है इन एक्टिवेटर्स और रिप्रेसर के थ्रू। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बाद पहला mRNA चेन जो प्राइमरी और न्यू mRNA चेन फॉर्म होती है वो है, और यहाँ पे क्या शो किया गया है कि जो स्प्लाइसिंग साइट है और जो रिप्रेसर साइट है वो एक ही प्लेस पे प्रेजेंट है, एक ही सीक्वेंस पे प्रेजेंट है, मीन्स वो ओवरलैप कर रही हैं, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे स्प्लाइसिंग मशीनरी बाइंड हो रही है तो यहाँ पे जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है उसकी नॉर्मल स्प्लाइसिंग हो रही है और स्प्लाइस्ड mRNA फॉर्म हो रहा है। बट अगर यहाँ पे रिप्रेसर प्रेजेंट हो, इन केस अगर रिप्रेसर प्रेजेंट हो
और रिप्रेसर आके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा तो वो स्प्लाइसिंग मशीनरी को इनहिबिट करेगा बाय बाइंडिंग टू इट्स स्प्लाइसिंग साइट, जिसकी वजह से अनस्प्लाइस्ड mRNA फॉर्म होगा। और यहाँ पे ये शो किया गया है कि जो स्प्लाइसिंग एनहेंसर साइट है वो अलग है, जिसपे हमारा एक्टिवेटर आके बाइंड करेगा, और जो स्प्लाइसिंग साइट है जिसपे हमारी स्प्लाइसिंग मशीनरी आके बाइंड करेगी वो दोनों अलग हैं, वो ओवरलैप नहीं कर रही। तो यहाँ पे क्या होगी, जो एक्टिवेटर होगा वो कोऑपरेटिव बाइंडिंग के थ्रू क्या करेगा, बाइंड करेगा स्प्लाइसिंग मशीनरी को, ना कि डायरेक्ट बाइंडिंग के थ्रू। तो यहाँ पे क्या शो किया गया है, जब हमारी स्प्लाइसिंग मशीनरी आके बाइंड होती है तो वो एक्टिवेट नहीं कर पाती और बाइंड नहीं कर पाती अपनी स्प्लाइसिंग साइट पे, जब तक बाइंड नहीं कर पाती जब तक यहाँ पे कोई एक्टिवेटर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वो एक्टिवेटर क्या कर रहा है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग करवा रहा है स्प्लाइसिंग साइट की। तो यहाँ पे जब इन्हेंसर साइट पे कोई एक्टिवेटर आके बाइंड नहीं होगा तो ये स्प्लाइसिंग साइट रिक्रूट नहीं करी जाएगी स्प्लाइसिंग साइट की, जिसकी वजह से अनस्प्लाइस्ड mRNA फॉर्म होगा। बट जब ये एक्टिवेटर प्रेजेंट होंगे तो ये एक्टिवेटर बाइंड कर जाएंगे एनहेंसर साइट पे, जो कि यहाँ पे ब्लू कलर में शो की गई है, और इनकी बाइंडिंग एक्टिवेटर्स की बाइंडिंग की वजह से जो बाइंड होंगे एनहेंसर साइट पे, वहाँ जो स्प्लाइसिंग मशीनरी है वो रिक्रूट कर दी जाएगी स्प्लाइसिंग साइट पे, और जो mRNA फॉर्म होगा वो स्प्लाइस्ड mRNA फॉर्म होगा। लेट अस अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंट साइलेंसर, कि कैसे वो उन फंक्शन करते हैं इन रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। तो यहाँ पे जो रोल दिया गया है वो दिया गया है साइलेंसर का HNRNP1 का, और इस पिक्चर में जो शो किया गया वो शो किया गया है HNRNPA1 का, मीन्स यहाँ पे A1 है और यहाँ पे 1 है। तो ये जो HNRNP1 है ये मैमल्स के केस में पाया जाता है, और ये PTB बाइंडिंग प्रोटीन है। PTB स्टैंड फॉर, P स्टैंड फॉर पिरिमिडिन, T स्टैंड फॉर ट्रैक्ट, B स्टैंड फॉर बाइंडिंग। पिरिमिडिन ट्रैक्ट बाइंडिंग प्रोटीन है, और ये प्रोटीन एक्सक्लूड करता है गिवन एक्सोन को फ्रॉम मैच्योर mRNA बाय बाइंडिंग टू सीक्वेंस दैट फ्लैंक एक्सोन। मीन्स यहाँ पे जो HNRNP1 जो है ये क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है स्प्लाइसिंग मशीनरी के थ्रू। तो यहाँ पे जो इनहिबिशन हो रहा है वो हो रहा है डायरेक्ट इंटरेक्शन के थ्रू, यहाँ पे जो इनहिबिशन हो रहा है वो कोऑपरेटिव बाइंडिंग के थ्रू हो रहा है। तो ये जो HNRNP1 की जब हम बात करें तो ये बाइंड करता है U1 के साथ, मतलब जो U1 होता है हमारा U1 हमारा SNRP होता है, SNRNP1 होता है। तो ये क्या है, ये हमारा 5' स्प्लाइसिंग साइट पे बाइंड है, और यहाँ पे U2 3' स्प्लाइड साइट पे बाइंड है। तो जो U1 है उसके साथ इंटरेक्ट कर जाता है, यहाँ पे जो HNRNP है वो इंटरेक्ट कर जाता है उन रीजन्स के साथ जहाँ पे हमारा U1 क्या होता है, जो HNRNP interact with a region of U1 that would otherwise interact with other protein to facilitate exon pairing। मीन्स HNRP यहाँ पे उन एक्सोन के साथ, उन सीक्वेंस के साथ बाइंड करा है जहाँ पे कुछ एक्टिवेटर्स आके बाइंड होंगे और फैसिलिटेट करेंगे एक्सोन पेयरिंग को। बट यहाँ पे जब जो HNRNP1 पिरिमिडिन ट्रैक्ट बाइंडिंग प्रोटीन पिरिमिडिन ट्रैक्ट पे बाइंड हो गया तो वो U1 के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और इस इंट्रैक्शन की वजह से जो U1 है वो ब्लॉक हो रहा है। और वैसे अगर ये ब्लॉक नहीं होगा U1 तो वो कैसे ये इंटरेक्ट करेगा, U1 इंटरेक्ट करेगा डाउनस्ट्रीम U2 के साथ। डाउनस्ट्रीम U2 जो SNRP है जो कि 3' स्प्लाइड साइड पे प्रेजेंट है उसके साथ इंटरेक्ट करना होता है और एक्सोन पेयरिंग करनी होती है। पर जब PTP बाइंड होता है तो वो U1 को ब्लॉक कर देता है बाय बाइंडिंग टू 3' स्प्लाइड साइड दैट इज प्रेजेंट इन डाउनस्ट्रीम। तो यहाँ पे जो डायग्राम है ये शो कर रहा है कि कैसे डायरेक्ट बाइंडिंग के थ्रू रिप्रेसर जो है इनिबिट करते हैं स्प्लाइसिंग साइट पे स्प्लाइसिंग मशीनरी की रिक्रूटमेंट। और यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे कोऑपरेटिव बाइंडिंग के साथ होती है। ये कैसे होती है कि यहाँ पे ESS प्रेजेंट है जो कि इंट्रोनिक जो साइट प्रेजेंट है जहाँ पे हमारे क्या है रिप्रेसर आके बाइंड करते हैं। यहाँ पे रिप्रेसर क्या है HNRNPA1। तो ये A1 जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है HNRNPA1 को, जो कि क्या है हमारा रिप्रेसर है, और ये बाइंड कर रहा है ESS साइट पे। जब ये बाइंड कर जाता है ESS साइट पे तो ये क्या करता है, तो ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग करता है। कोऑपरेटिव बाइंडिंग करता है किस पे, इस साइट पे जिस पे एक्टिवेटर बाइंड करने होंगे। क्यों कोऑपरेटिव बाइंडिंग कर रहा है, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि A1 की जो बाइंडिंग साइट है वो और जो एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट है वो
एक डिस्टेंस पे लाई कर रही हैं, फिर भी जो A1 है जो रिप्रेसर है, जब वो अपनी ESS साइट पे बाइंड हो जाता है तो कोऑपरेटिव जो ब्लॉकिंग के थ्रू, वो कोऑपरेटिव बाइंडिंग के थ्रू क्या कर रहा है, एक्टिवेटर बाइंडिंग को इनहिबिट कर रहा है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, इन जो एक्सोन है उनको एक्सक्लूड कर रहा है, इंक्लूड नहीं कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है। बट जहाँ पे ये पर यहाँ पे जब एक एक्टिवेटर SC35 वो प्रेजेंट होगा ESE एक्सोन स्टिमुलेट स्प्लाइसिंग एनहेंसर बाइंडिंग जो साइट है, ESC जो साइट है उस पर जब SC35 जो कि एक एक्टिवेटर है वो बाइंड होगा तो वो ओवरकम कर देगा रिप्रेशन किसका, A1 का, HNRNPA1 जो कि एक रिप्रेसर है, इसके इफेक्ट को ओवरकम कर देगा और एक्सोन को इंक्लूड कर लेगा। तो ये क्या है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग मैकेनिज्म है जो कि किया जाता है साइलेंसर के थ्रू, और ये है डायरेक्ट मैकेनिज्म जो साइलेंसर के थ्रू किया जाता है और रेगुलेट करते हैं अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग को। लेट अस अंडरस्टैंड रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कि वो कैसे डिटरमाइन करती है सेक्स किसका, फ्लाइज का। तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिटरमाइन करने की सेक्स ऑफ फ्लाइज, तो यहाँ पे ये एग्जांपल है किसका, रेगुलेटिव अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का। और ये जो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग है ये इन्वॉल्व कर रही है डबल सेक्स जीन ऑफ ड्रोसोफिला, डबल सेक्स जीन। तो यहाँ पे जो डबल सेक्स जीन की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे जो सेक्स है ड्रोसोफिला का वो किस पे डिपेंड करता है, दो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग वेरिएंट पे। मतलब जब अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग है तो वो दो वेरिएंट देती है और दो आइसोफॉर्म देती है, उस पे डिपेंड करता है जो mRNA वो प्रोड्यूस करती है, उन mRNA वेरिएंट पे डिपेंड करता है। जो सेक्स है फ्लाइज में वो डिटरमाइन किया जाता है रेशियो के थ्रू, जैसे कि हम बात करते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम का रेशियो और ऑटोजोम का रेशियो। तो सेक्स क्रोमोसोम दैट इज एक्स और रेशियो किसका, ऑटोसोम्स का। तो यहाँ पे इन सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का जो रेशियो है वो डिटरमाइन करता है सेक्स इन केस ऑफ फ्लाई कौन, ड्रोसोफिला फ्लाई। तो जब फीमेल, जब एक्स क्रोमोसोम का और जो ऑटोसोम है उनका रेशियो 1 होता है तो क्या होता है, फीमेल प्रोड्यूस होती है। और फीमेल इसकी कब हो सकती है, जब एक एक्स क्रोमोसोम या 2 एक्स क्रोमोसोम और 2 ऑटोसोम होंगे, 2 सेट होगा एक्स क्रोमोसोम का, 2 सेट होंगे ऑटोसोम्स के, तो क्या होगा, हमारा रेशियो 1 आ जाएगा और फीमेल प्रोड्यूस होगी। और जब रेशियो 0.5 आएगा तो हमारा क्या होगा, मेल प्रोड्यूस होगा। ये जो रेशियो है ना, ये मेजर किया जाता है लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। और ये ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन कैसे किया जाता है, दो एक्टिवेटर का यूज़ करके। और ये दो एक्टिवेटर हैं सिस ए और सिस बी। ये सिस ए और सिस बी के हैं बिकॉज जीन इनकोडिंग दिस जो एक्टिवेटर्स और रेगुलेटर हैं, कौन से, सिस ए और सिस बी, इनको जो इनकोड करते हैं जीन, वो प्रेजेंट होते हैं एक्स क्रोमोजोम में। इसलिए हम बोलते हैं कि जो फ्लाइज हैं वहाँ पे एक्स क्रोमोजोम मेजर रोल प्ले करता है सेक्स को डिटरमाइन करने में। जब अर्ली एम्ब्रॉय होती है तो वहाँ पे जो फीमेल है वो इन जीन को ट्वाइस अमाउंट में, मीन्स दुगनी अमाउंट में क्या करती है, प्रोड्यूस करती है एज कम्पेयर टू मेल। और यहाँ पे जो एक्टिवेटर्स हैं, कौन से एक्टिवेटर, सिस ए और जो सिस बी एक्टिवेटर्स हैं, ये बाइंड करते हैं रेगुलेटरी सीक्वेंस पे अपस्ट्रीम ऑफ द जीन। कौन सा जीन, सेक्स लीथल जीन। सेक्स लीथल जीन जो होता है SXL से हम इसको डिनोट करते हैं, सेक्स लीथल जीन को SXL से डिनोट करते हैं। जो सेक्स लीथल जीन होता है इसके अपस्ट्रीम में एक रेगुलेटरी सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, उस रेगुलेटरी सीक्वेंस पे हमारे ये एक्टिवेटर सिस ए और सिस बी बाइंड हो जाते हैं। अनदर रेगुलेटर है जो बाइंड करता है, कंट्रोल करता है सेक्स लीथल जीन को, वो क्या है, रिप्रेसर है। कौन सा रिप्रेसर, DPN। क्या, DPN को क्या कहते हैं, डेड पेन, इनकोडेड बाय जीन दैट इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम 2। और इसको जो जीन इनकोड करता है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम 2 में। तो जो रेशियो है किसका, एक्टिवेटर्स का और रिप्रेसर का, कौन सा रिप्रेसर, DPN का, ये डिफर करता है बोथ सेक्सेस में। फीमेल में क्या होगा, फीमेल में डिफर करेगा और मेल में डिफर करेगा। और ये जो डिफरेंस है फीमेल और मेल में, SXL जीन के में जो सेक्स लीथल जीन है इसमें जो डिफरेंस है, इसके एक्टिवेशन में जो डिफरेंस है। क्यों एक्टिवेशन में डिफरेंस होएगा, क्योंकि यहाँ पे एक रिप्रेसर प्रेजेंट है DPN और एक्टिवेटर प्रेजेंट है सिस ए और सिस बी। और जो सिस ए सिस बी है ये एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, तो फीमेल में एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा होंगे, तो ये एक्टिवेशन ज़्यादा होगा किसका, सेक्स लीथल जीन का, और रिप्रेशन कम होगा DPN के थ्रू। बट मेल में क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम कम होंगे तो एक्टिवेशन कम होगा सेक्स लीथल जीन का, और जो रिप्रेसर है DPN
वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा और सेक्स लीथल जीन को रिप्रेस कर देगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है बिटवीन SXL जीन और सेक्स लीथल जीन बीइंग एक्टिवेटेड इन फीमेल एंड रिप्रेस्ड इन मेल। यहाँ पे जो SXL जीन है, सेक्स लीथल जो जीन है, सेक्स लीथल जीन जो है SXL जो है, ये एक्सप्रेस्ड किया जाता है दो प्रमोटर के थ्रू, PE और PM। PE क्या है? प्रमोटर फॉर इस्टाब्लिशमेंट। PE क्या है? प्रमोटर फॉर इस्टाब्लिशमेंट। ये एक्सप्रेस होगा किसमें? ये होगा फीमेल में ओनली। PE जो है इसको प्रमोटर P1 कहते हैं और ये है प्रमोटर फॉर इस्टाब्लिशमेंट। E स्टैंड फॉर इस्टाब्लिशमेंट। और ये डेवलपमेंट के टाइम पे ये प्रमोटर स्विच ऑफ हो जाता है परमानेंटली, और डेवलपमेंट से पहले इसको कोड करना होता है सेक्स। तो ये फीमेल्स में क्या होता है? एक्सप्रेस्ड होता है और मेल्स में नहीं होता, और डेवलपमेंट के टाइम पे ये स्विच ऑफ हो जाता है परमानेंटली। और फीमेल की जो एम्ब्रियो है उसमें एक्सप्रेशन हो जाता है SXL, डेट इज सेक्स लीथल जीन का, वो मेंटेन किया जाता है PM के थ्रू। PM क्या है? प्रमोटर फॉर मेंटेनेंस। क्योंकि हमारा जो PA है इस्टेब्लिशमेंट वाला, वो तो क्या हो गया? ऑफ हो गया डेवलपमेंट के बाद। पर जो मेंटेनेंस करेगा प्रमोटर वो क्या है? PM। M स्टैंड फॉर मेंटेनेंस। ये क्या मेंटेन करेगा? एक्सप्रेशन किसका? सेक्स लीथल जीन का, इन केस ऑफ फीमेल एम्ब्रियो। तो जो ट्रांसक्रिप्शन है PM से वो कॉन्स्टिट्यूटिव होता है मेल्स में भी और फीमेल में भी। बट जो RNA प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है इन प्रमोटर्स के थ्रू, वो वन मोर एक्सोन कंसिस्ट करता है इन केस ऑफ फीमेल। एक ज़्यादा एक्सोन किस में कंसिस्ट होता है? फीमेल के केस में। इन केस ऑफ फीमेल्स एक मोर एक्सोन कंसिस्ट होता है फीमेल्स के केस में, और मेल में वो एक्सोन नहीं होता। और ये एक्सोन कहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है? PE के थ्रू, प्रमोटर फॉर एस्टैब्लिशमेंट, जो कि फीमेल में एक्टिवेट होता है। इफ दैट एक्सोन रिमेन इन द मैच्योर मैसेज, मैच्योर मैसेज क्या? जो हमारा RNA प्रोडक्ट होगा, अगर उसमें एक्सोन हमारा रहता है, वो जो इनकोड किया जाता है PE के थ्रू, इट फेल्स टू प्रोड्यूस एन एक्टिव प्रोटीन। तो ये एक्टिव प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर पाता इन केस ऑफ मेल। बट इन केस ऑफ फीमेल, स्प्लाइसिंग रिमूव कर देती है इस एक्सोन को, जो कि किसके थ्रू इनकोड किया गया है? PE प्रमोटर के थ्रू, प्रमोटर फॉर एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू। और यहाँ पे जो फंक्शनल सेक्स लीथल प्रोटीन है वो कंटिन्यूअसली क्या होता है? प्रोड्यूस होता रहेगा। जो फंक्शनल सेक्स लीथल प्रोटीन है वो किस में बनता है? फीमेल में। और ये रेगुलेट करता है स्प्लाइसिंग अदर RNAs की, किस में? फीमेल में। फॉर एग्जांपल, RNA मेड कॉन्स्टिट्यूटिवली इन मेल एंड फीमेल फ्रॉम द ट्राजीन। जो ट्राजीन से बनता है उसका रेगुलेशन कौन करता है? ये फंक्शनल सेक्स लीथल प्रोटीन। एंड इन अब्सेंस ऑफ सेक्स लीथल प्रोटीन, दिस RNA, कौन सा जो जीन से जो RNA बनेगा वो RNA फेल टू गिव प्रोटीन इन केस ऑफ मेल, बट इन प्रेजेंस ऑफ सेक्स लीथल जीन इट इज स्प्लाइस्ड टू गिव फंक्शनल ट्रैप प्रोटीन। क्योंकि वो किस में एक्टिवेट होगा? फीमेल में सेक्स लीथल जीन ज़्यादा एक्टिवेट होगा, तो वहाँ पे ही स्प्लाइस्ड हो जाएगा और फंक्शनल क्या देगा? ट्रैप प्रोटीन देगा, किसमें? फीमेल में। तो जो ट्रैप प्रोटीन है वो उसकी जो स्प्लाइसिंग है वो रेगुलेट की जाती है और एक्टिवेटर्स के थ्रू। जो ट्रैप प्रोटीन है वो स्प्लाइसिंग रेगुलेटर है और एक्टिवेटर है, और इसका टारगेट क्या है? RNA मेड फ्रॉम द जीन दैट विल इनकोड डबल सेक्स प्रोटीन। जो डबल सेक्स प्रोटीन को इनकोड करेंगे उनके लिए ये ट्रैप फिर फीमेल के केस में क्या करता है? एक एक्टिवेटर का काम करता है। और SXL जो है, जो सेक्स लीथल जीन है, जो सेक्स लीथल प्रोटीन होगा उस जीन के थ्रू प्रोड्यूस करा जाएगा, वो स्प्लाइसिंग रिप्रेसर की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे जो ट्रा है हमारा ट्रा प्रोटीन, वो एक्टिवेटर का काम करेगा और किसको रेगुलेट करेगा? DSX को। DSS क्या है? डबल सेक्स प्रोटीन। इट रिप्रेस मेल्स। ये क्या करेगा? जब प्रेजेंस होगी इस ट्रा प्रोटीन की, तो ये स्प्लाइस्ड करेगा, इस तरीके से स्प्लाइस करेगा इस DSX को, डबल सेक्स प्रोटीन को और mRNA को, कि ये रिप्रेस कर देगा मेल स्पेसिफिक जीन को। बट जब ट्रा जीन जो है वो अब्सेंट होगा, तो वो क्या होगा? इस मैनर में स्प्लाइस्ड करेगा mRNA को, डेट इज फॉर्म फ्रॉम ट्रा जीन, कि जो DSX है और डबल सेक्स प्रोटीन है वो रिप्रेस कर देगा फीमेल स्पेसिफिक जीन्स को, फीमेल स्पेसिफिक जीन इन केस ऑफ मेल, और ये रिप्रेस कर देगा मेल स्पेसिफिक जीन को किस केस में? फीमेल के केस में। लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्लियरली। यहाँ पे जो अर्ली ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन हो रहा है सेक्स लीथल जीन का,
वो हो रहा है मेल में और फीमेल फ्लाई में। यहाँ पे जो शो की गई है वो मेल फ्लाई शो की गई है, यहाँ पे फीमेल फ्लाई शो की गई है। यहाँ पे 0.5 रेशियो आ रहा है क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 2 ऑटोसोम प्रेजेंट है। यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे A1 रेशियो आ रहा है दोनों का, तो इसलिए ये फीमेल फॉर्म हो रही है, यहाँ पे मेल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो फीमेल फॉर्म हो रही है इसके केस में जो सिस ए और जो सिस बी है जीन है वो प्रेजेंट होंगे एक्स क्रोमोसोम पे, तो वो इनकोड करेंगे ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर्स को। और ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर्स क्या है, सिस ए और सिस बी, जो कंट्रोल करेंगे एक्सप्रेशन किसका, SXL जीन को, जो सेक्स लिथल जीन है उसको। और DPN क्या है, रिप्रेशर है हमारा, DPN रिप्रेसर है किसका, इसका सेक्स लिथल जीन का, जो इनकोड किया जाता है क्रोमोसोम के थ्रू, जो क्रोमोसोम 2 में होता है। तो मेल और फीमेल में जो एक्सप्रेशन है वो सेम अमाउंट का होता है, किसका, DPN का, क्योंकि वो ऑटोजोम पे जो जीन प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम 2 पे, उसके थ्रू इनकोड किया जाता है। फीमेल में पर क्या डिफरेंस हो जाता है फीमेल और मेल में, वो हो जाता है एक्स क्रोमोसोम का। इसमें ट्वाइस एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसमें 1 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो इसमें 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो इसमें एक्टिवेटर्स क्या है, वो दोगुने अमाउंट में बनते हैं एज कम्पेयर टू मेल। तो यहाँ पे जो सेक्स लिथल प्रोटीन है वो ऑटो रेगुलेट कर देता है अपने एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, स्प्लाइसिंग कर देता है वो एक एक्स्ट्रा एक्सोन की, और हमारा जो अर्ली एक्सएल प्रोटीन बन जाता है और फीमेल सेक्स क्रोमोसोम फीमेल फॉर्म हो जाती है, ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, स्प्लाइसिंग भी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑटो रेगुलेशन हो जाती है एक्सप्रेशन की। बट मेल के केस में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, इस वजह से जो सिस ए और सिस बी एक्टिवेटर हैं वो लेस अमाउंट में क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, और DPN उनको सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता सेक्स लिथल जीन का, और वो इनहिबिट हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन। लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के इवेंट होते हैं वो कैसे डिटरमाइन करते हैं फ्लाई के सेक्स को। ये करते हैं सेक्स लिथल जीन के थ्रू। जैसे कि हमने अभी स्टडी किया कि फीमेल के केस में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और 2 ही ऑटोसोम होते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो एक्टिवेटर्स होते हैं सिस ए और सिस बी जीन होते हैं वो ज़्यादा इनकोड होते हैं, जिसकी वजह से वो कंट्रोल करते हैं एक्सप्रेशन किसका, सेक्स लिथल जीन का। तो यहाँ पे जो सेक्स लिथल जीन है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और वो एक स्प्लाइसिंग रिप्रेसर की तरह एक्ट करता है। किससे बाइंड करता है सेक्स लिथल जीन, वो पिरिमिडिन ट्रैक्ट से बाइंड करता है। और पिरिमिडिन ट्रैक्ट कहाँ पे बाइंड होता है, जहाँ पे हमारा एडेनिन प्रेजेंट होता है, ए प्रेजेंट होता है ब्रांच पॉइंट में, उसके पास में ही हमारा एक सीक्वेंस लाई करता है पिरिमिडिन ट्रैक्ट। तो पिरिमिडिन ट्रैक्ट जब लाई करता है वो होता है 3' फ्लैट साइड पे, उस पर जाके ये सेक्स लिथल जीन बाइंड हो जाता है, और ये ऑटो रेगुलेशन करता है। यहाँ पे ये जो ब्लैक एरो शो कर रहे हैं ये ऑटो रेगुलेशन शो कर रहे हैं सेक्स लिथल जीन के थ्रू, जो किसके थ्रू सीक्रेट किया गया है, mRNA के थ्रू। वो ऑटो रेगुलेशन कर रहा है स्प्लाइसिंग का, अपने ही मैसेज का, मैसेज मतलब अपने ही mRNA की ऑटो रेगुलेशन कर रहा है। बट यहाँ पे मेल का केस शो किया गया है जहाँ पे जो सेक्स लिथल जीन है वो नहीं प्रेजेंट। क्यों नहीं प्रेजेंट, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है, 2 ऑटोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ऑटोसोम प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, जो DPN है, जो रिप्रेसर है, वो ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो जाएगा एज कम्पेयर टू सेक्स लिथल जीन के और सेक्स लिथल प्रोटीन के। तो इस वजह से यहाँ पे सेक्स लिथल जीन क्या होगा, इनएक्टिवेटेड होगा, जिसकी वजह से कोई फंक्शनल प्रोटीन फॉर्म नहीं होगा। फिर जो सेक्स लिथल जीन है वो रेगुलेट करता है, किसको रेगुलेट करता है, ट्राप प्रोटीन को। ट्राप प्रोटीन क्या है, एक एक्टिवेटर है, ये स्प्लाइसिंग रेगुलेटर का काम करता है। ट्राप प्रोटीन स्प्लाइसिंग रेगुलेटर का काम करता है, TRA2 जो शो किया गया है। तो यहाँ पे ये जो ट्राप प्रोटीन बाइंड करता है एनहेंसर सीक्वेंस से, एनहेंसर सीक्वेंस से बाइंड कर जाता है किसमें, जहाँ पे डबल सेक्स जीन जो है वो RNA प्रेजेंट होता है, उसके एक्सोन के अंदर एनहेंसर प्रेजेंट होगा। DSX का जो DSX mRNA जो है उसमें एक एक्सोन प्रेजेंट होगा, और उस एक्सोन में क्या होगा, एक एनहेंसर प्रेजेंट होगा। उस एनहेंसर पे जाके क्या हो जाएगा, ट्रा प्रोटीन बाइंड हो जाएगा, ट्रा जीन बाइंड हो जाएगा। तो ये जो डबल सेक्स जीन है इसकी एक्टिविटी को ये क्या करता है, प्रमोट करता है और रेगुलेट करता है। और ये जो ट्राजीन है ये फीमेल के केस में क्या देता है, एक फंक्शनल प्रोडक्ट फॉर्म करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फीमेल प्रोड्यूस हो जाती है। फीमेल के केस में क्या होता है, पर जो मेल के केस में क्या होता है, कोई फंक्शनल प्रोटीन फॉर्म नहीं होता, क्योंकि जो ट्राजीन है वो क्या नहीं किया जाता, रेगुलेट नहीं किया जाता, किसके थ्रू, सेक्स लीथल जीन के थ्रू। तो यहाँ पे जो प्रोटीन है ट्राजीन से जो ट्रा प्रोटीन फॉर्म होना है वो नहीं हो पाता, कोई भी फंक्शनल प्रोटीन फॉर्म नहीं हो पाता।
जो डबल सेक्स जीन है, और जो डबल सेक्स जीन जो mRNA को कोड करेगा, वो जो प्रोड्यूस होता है फीमेल में, वो 30 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं DSX के CTD एंड पे। कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन जो होगा, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन जो होगा डबल सेक्स जीन का, जो कि DSX है, वो उस पे 30 अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो गए इन केस ऑफ फीमेल, जो इसको डिस्टिंग्यूश करते हैं फ्रॉम द प्रोटीन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द एब्सेंस ऑफ टेल रेगुलेटर इन केस ऑफ मेल। मेल में ट्रा रेगुलेटर एब्सेंट होता है, क्योंकि उसमें ट्रा रेगुलेटर को रेगुलेट करने वाला सेक्स लीथल जीन एब्सेंट होता है, किसमें, मेल में, इसलिए वहाँ पे ट्रा रेगुलेटर भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो उसके एब्सेंस में जो मेल में डबल सेक्स जीन जो DSX फॉर्म होता है, वो फॉर्म होता है उसमें जो CTD जो डोमेन होता है, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन होता है, उसमें 150 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ मेल के केस में, और ये रिप्रेस कर देता है जीन को डायरेक्ट फीमेल डेवलपमेंट, और उसकी वजह से यहाँ पे मेल की डेवलपमेंट हो जाती है इन केस ऑफ मेल ड्रोसोफिला, और यहाँ पे हमारी जो है फीमेल ड्रोसोफिला फॉर्म हो जाती है। दोनों के DSX जो है डबल सेक्स जीन, उसमें डिफरेंस होता है, यहाँ पे 150 अमाइनो एसिड होते हैं, यहाँ पे 50 अमाइनो एसिड होते हैं। तो यहाँ पे 150 अमाइनो एसिड की प्रेजेंस की वजह से वो जीन एक्टिवेट नहीं हो जाते जो फीमेल की डेवलपमेंट करते हैं, वो रिप्रेस हो जाते हैं, इस वजह से मेल की डेवलपमेंट हो जाती है। सो दिस वाज about how does this alternative splicing event determine the sex of flies। कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि हमने पढ़ा कि यहाँ पे फीमेल के केस में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और 2 ऑटोसोम होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्टिवेटर्स जो हैं सिस ए और सिस बी जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेक्स लीथल जीन एक्टिवेट हो जाता है, वो ट्रा जीन को एक्टिवेट कर देता है। ट्रा जो एनहेंसर पे बाइंड हो जाता है, जो एनहेंसर किस में प्रेजेंट होता है, DSX mRNA के चेन में, उसके एक्सोन में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से तो जो DSX RNA है वो प्रोडक्ट जो बनाता है प्रोटीन, तो उसकी जो कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन है उसमें 50 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से कुछ जीन एक्टिवेट हो जाते हैं जो फीमेल की डेवलपमेंट करते हैं। पर मेल में क्या होता है, जो एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, 2 ऑटोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो एक्टिवेटर होते हैं सिस ए और सिस बी, वो क्या होते हैं, इनहिबिट कर दिए जाते हैं DPN के थ्रू। DPN क्या है, रिप्रेसर, जिसकी वजह से यहाँ पे सेक्स लीथल जीन क्या होता है, वो प्रोड्यूस नहीं हो जाता, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, वो लेस होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रा जीन जो है उसका रेगुलेशन भी नहीं होता और कोई फंक्शनल प्रोटीन फॉर्म नहीं होता ट्रा जीन के थ्रू, जिसकी वजह से जो डबल सेक्स जीन है वो 150 अमाइनो एसिड वाली कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वो जीन एक्टिवेट होते हैं जो सुप्रेस करेंगे फीमेल की डेवलपमेंट, और क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे मेल डेवलपमेंट को। तो यहाँ पे इस तरह जो सेक्स है फ्लाई में वो फॉर्म होता है। Now come to our last point, that is an alternative splicings which lie at the heart of pluripotency। हमें पता है कि जो एम्ब्रोनिक स्टेम सेल्स होती हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेज में होती हैं। अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब है डिफ्रेंशिएट नहीं हो रखी होती। डिफ्रेंशिएट का मतलब है कि वो एक पर्टिकुलर सेल टाइप में कन्वर्ट नहीं हो रखी होती। अनडिफ्रेंशिएटेड है मतलब वो डिवाइड करती रहेंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में, वो डिफ्रेंशिएट होकर कोई पर्टिकुलर सेल में फॉर्म हो जाएंगी तो वो एक पर्टिकुलर टाइप की सेल ही देंगी, पर वो किस कंडीशन में है, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल की कंडीशन में है, जो कि एम्ब्रियो में ही प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से टिश्यू फॉर्म होंगे, सेल टाइप्स फॉर्म होगा एडल्ट एनिमल्स में, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, प्लूरिपोटेंट सेल्स कहते हैं। तो ये जो एम्ब्रोनिक स्टेम सेल्स होती हैं लेबोरेटरी में, इनको इंड्यूस्ड किया जाता है टू डिफ्रेंशिएट इनटू मसल सेल्स, नर्व सेल्स एंड पैनक्रियाटिक एंड अदर स्पेशलाइज्ड सेल टाइप। तो ये कैसे किया जाता है, सोमेटिक सेल्स को लिया जाता है किसी भी सब्जेक्ट से और उनको डी डिफ्रेंशिएट किया जाता है, मतलब वो डिफ्रेंशिएट कंडीशन में होती हैं पर उनको डी डिफ्रेंशिएट करके अनडिफ्रेंशिएट कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और प्लूरिपोटेंट सेल कंडीशन क्रिएट कर दी जाती है। और इन प्लूरिपोटेंट सेल्स को क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल्स। और ये कैसे इंड्यूस्ड की जाती है, ये उनकी इंड्यूस्ड करी जाती हैं कुछ रेगुलेटर्स के थ्रू, और वो रेगुलेटर्स होते हैं OCT4 और नैनोग। ये जो जीन है और ये जो एक्टिवेटर्स हैं ये एक्टिवेट किए जाते हैं कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के थ्रू। OCT1 और नैनोग जो रेगुलेटर हैं ये एक्टिवेट करे जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के थ्रू, डेट इज़ FOXP1 के थ्रू। तो जो ये FOXP1 है ये मेंबर हैं फोर्क हेड फैमिली के, जो कि DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। ये फोर्क
हेड फैमिली के फैमिली के मेंबर हैं FOXP1, जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं जो रेगुलेट करते हैं एक्शन किसका, OCT4 का, OCT4 एंड नैनो का। और ये OCT4 और नैनो क्या है, ये रेगुलेटर्स हैं जो स्टिमुलेट करते हैं सोमेटिक सेल्स को और उनकी डी डिफ्रेंशिएट करके उनको इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसके थ्रू डिफरेंट टाइप्स की नर्व सेल्स और मसल सेल्स फॉर्म होती है। तो जो ये FOXP1 है, ये क्या है, हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये मेंबर हैं फोर्क हेड फैमिली के, जो कि DNA बाइंडिंग प्रोटीन है। इसकी 2 आइसोफॉर्म मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है, ये हमारा FOXP1 है, इसकी 2 आइसोफॉर्म मिलती हैं, FOXP1ES EX, जो फॉर्म होती है जब ये एक्सोन 18B को कंसिस्ट करता है अपने mRNA में, और दूसरी होती है FOXP1, ये जब फॉर्म होती है जब mRNA जो इनकोड किया जाता है FOXP1 के थ्रू, उसमें जो एक्सोन होता है 18A एक्सोन प्रेजेंट होगा। तो जब ये 18A एक्सोन प्रेजेंट होगा तो इसका इफेक्ट क्या होता है, अपोजिट इफेक्ट होता है, ये स्टिमुलेट करने में, ये स्टिमुलेट नहीं कर पाता एक्सप्रेशन किसका, OCT4 का और नैनोग का, जिसकी वजह से जो जीन एक्टिवेट होते हैं और प्रमोट करते हैं डिफरेंशिएशन, वो क्या होते हैं, इनहिबिट हो जाते हैं। मीन्स ये डिफरेंशिएशन कर देता है जीन की, जो कि यहाँ पे शो किया गया, डिफरेंशिएशन कर देगा तो सेल क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप की सेल ही में डिवाइड होगी, ना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में। और ये प्लूरीपोटेंसी है, उसको क्या कर देगा, प्लूरीपोटेंसी वाले जो जीन है, नैनोग है और OCT4 है और सोक्स भी होता है यहाँ पे, उनको क्या करते हैं, ये इनहिबिट कर देता है, जो प्लूरीपोटेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पर जब ये अल्टरनेटिव mRNA फॉर्म करता है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के थ्रू एक दूसरा आइसोफॉर्म क्रिएट करता है, डेट इज FOXP1ES mRNA, FOXP1ES mRNA, जिसमें एक एक्सोन प्रेजेंट है 18B एक्सोन। तो ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है OCT4 को, नैनोग को और सोक्स को। ये हम स्टेम सेल की जब बात करेंगे तब स्टडी करेंगे कि साइंटिस्ट ने डिफरेंट जीन को इंड्यूस्ड करके, जैसे OCT4, नैनोग और सोक्स को इंड्यूस करके कैसे माइनर ऑर्गेनल तक बनाए हैं, जैसे किडनी, हार्ट, पर वो इतने बड़े साइज में और इतने नहीं है कि उनका ट्रांसप्लांट करा जा सके। पर अभी तक जो कामयाबी मिली है वो मिली है इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स की फॉर्मेशन में, जिसके थ्रू डिफरेंट थेरेपी की जाती है, स्टेम सेल थेरेपी, जब कैंसर वैंसर हो जाती है उस टाइम पे। तो यहाँ पे जो ये FOXP1ES है, ये एक mRNA है जिसमें एक्सोन प्रेजेंट है 18B, ये एक्टिवेट करता है प्लूरीपोटेंसी जीन को। प्लूरीपोटेंसी जीन कौन से हैं, OCT4 एंड नैनोग, और ये डी डिफ्रेंशिएशन करता है। डी डिफ्रेंशिएशन का मतलब यहाँ पे है, ये डिफ्रेंशिएटेड जीन को इनहिबिट कर देता है। डिफ्रेंशिएशन जीन क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर सेल टाइप में ही डिफ्रेंशिएट करेंगे एक सेल को, बट यहाँ पे हमें एक्टिवेट क्या करना है, इन प्लूरीपोटेंसी जीन को, जो कि OCT4 नैनोग है, ये क्या करेंगे, डी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब सेल को मल्टीपल टाइप्स की सेल में डिवाइड करने के लिए रेगुलेट करेंगे। तो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ डज द स्विच फ्रॉम एक्सोन 18A टू एक्सोन 80B एक्सप्लेन द स्विच फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ स्टेम सेल प्रमोटिंग जीन टू stem cells promoting gene, that is pluripotency gene to gene promoting differentiation, कि कैसे चेंज हो जाता है इन जीन्स की एक्टिविटी बाय चेंजिंग एक्सोन 18A टू एक्सोन 18B। तो जो फोक्स अपना P1 होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये बाइंड करता है DNA से, किसके थ्रू, एक डोमेन के थ्रू, उस डोमेन को कहते हैं विंग्ड हेलिक्स, विंग्ड हेलिक्स बोला जाता है उसको। वो रिकॉग्नाइज करता है एक पर्टिकुलर DNA सीक्वेंस को। और जो स्विच है फ्रॉम एक्सोन 18A टू 18B, ये सब्सटीट्यूट करता है 35 रेजिड्यू को इन द विंग्ड हेलिक्स रीजन। जो विंग्ड हेलिक्स रीजन के थ्रू जो FOXP1 DNA से बाइंड होता है, उस हेलिक्स को 35 रेजिड्यू से क्या कर देता है, सब्सटीट्यूट कर देता है। ये स्विच, क्या स्विच, एक्सोन का स्विच है ना, एक्सोन का स्विच 18A एक्सोन के स्विच, एक्सोन 18A टू एक्सोन 18B जो स्विचिंग है एक्सोन की, इसकी वजह से जो
विंग्ड हेलिक्स है उसमें सब्सटीट्यूशन हो जाता है 35 रेजिड्यू का, जिस और वो रीजन जिसमें ये सब्सटीट्यूशन होता है वो प्रोटीन इंक्लूड करता है किसको, 4 अमाइनो एसिड को, जो अमाइनो एसिड रिस्पॉन्सिबल हैं टू कॉन्टैक्ट दी डीएनए। दिस सब्सटीट्यूशन ब्रिंग ए चेंज इन डीएनए सीक्वेंस स्पेसिफिसिटी, किसकी, FOXP1 की, जो जिस स्पेसिफिसिटी के थ्रू FOXP1 बाइंड करता है डीएनए से, उस स्पेसिफिसिटी को ये अमाइनो एसिड सीक्वेंस के चेंज होने की वजह से और सब्सटीट्यूशन होने की वजह से और चेंज होने की वजह से इन एक्सोन का क्या हो जाता है, वह स्पेसिफिसिटी भी चेंज हो जाती है। सो रिप्लेसमेंट ऑफ 2 ऑफ दिस रेजिड्यू, एंड कौन से रेजिड्यू रिप्लेसमेंट होती है, एस्पेराजीन की रिप्लेसमेंट होती है, अमाइनो एसिड की एंड हिस्टिडीन की जो रिप्लेसमेंट हो रही है उसकी वजह से, और इनकी रिप्लेसमेंट के बाद एस्पेराजीन और हिस्टिडीन की रिप्लेसमेंट के बाद ग्लाइसिन की और थ्रियोनिन की भी रिप्लेसमेंट होती है। ग्लाइसिन एंड थ्रियोनिन की रिप्लेसमेंट होती है किसमें, विंग्ड हेलिक्स के रीजन में, उस रीजन में जो डीएनए के साथ कांटेक्ट करता है। तो इनकी रिप्लेसमेंट होती है जो टाई करते हैं एक पर्टिकुलर बेस डिफरेंस से बिटवीन द कंसेंसस सीक्वेंस फॉर FOXP1 and FOXP1-ES. ES stand for embryonic stem cell. These example from flies underscore the role of alternative splicing in a wide and growing variety of gene regulatory event. ये हमें ये बताती है कि अल्टरनेटिव जो स्प्लाइसिंग है उसका कितना वाइड रोल है किसमें, डिफरेंट जीन को रेगुलेट करने में। तो जब भी कभी लॉस होता है किस फंक्शन का किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट में जो स्प्लाइसिंग मशीनरी में प्रेजेंट होता है, तो उसके बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से डिफेक्ट आ जाता है प्री mRNA में, जो कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे शो किया गया ये प्री mRNA। तो प्री mRNA में जब डिफेक्ट आ जाता है स्प्लाइसिंग में डिफेक्ट होने की वजह से, स्प्लाइसिंग मशीनरी में डिफेक्ट होने की वजह से, तो वो प्रोटीन भी डिफरेंट टाइप्स के कोड करती है, म्यूटेशन आ जाती है प्रोटीन्स में भी, और उसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स की ह्यूमन डिजीज़ हो जाती हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में मैंने इन डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात की, और इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थम्स अप टू माई वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ राइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गिवन बिलो एंड सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।